सभी को नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? ओके, एक बार सभी को अनम्यूट करते हैं। हाँ, आप सभी अनम्यूट हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जय 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 श्री राधे सर, काफी अच्छा नमस्ते, है। राधे राधे भैया। सर बहुत बढ़िया, नाइस टू सी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। जय श्री राम भैया। जय जय श्री राम। ओके, जय श्री राम। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब सही चल रहा है? हाँ जी। हाँ, बिल्कुल सही है। कैसा चल रहा है होली का फेस्टिवल? बढ़िया है सर, बढ़िया है। भारत न्यूजीलैंड का मैच कौन जीतेगा? हाँ, बताते रहो, साथ साथ दिमाग चलता रहेगा। चलो। न्यूजीलैंड के चांस लग रहे हैं सर। है, भारत जीतना चाहिए, लेकिन मार्जिन कम रहेगा। अरे अपने तो बड़ी एक रन से जीते, अपने क्या करना मार्जिन बढ़ा के। हाँ, मार्जिन जीतना बहुत चाहिए बड़ा ना। नहीं। चलो, कल भी हाँ संडे को जी। मन सेशन रहेगा। मन तो कहता है कि भारत ने ही जीतना चाहिए। नहीं जीतना चाहिए। भारत ने ही जी। जीतना चाहिए। भारत नहीं जीतना चाहिए मतलब? इंडिया को ही जीतना चाहिए, कहने का भारत को ही क्या जीतना चाहिए भारत ही साहब। जीतेगा? हाँ, बिल्कुल। जी जी। चलो, कल भी हमारा संडे को सेशन रहेगा, तो जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन लोगों के लिए 7:15 बजे तक ही अपन रखेंगे। उसके बाद मतलब। फिर आप भारत की बैटिंग देखना चालू कर देना। ठीक है, चलिए तो आज पढ़ लेते हैं जेमिनी ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप। हमारा आज का क्लास है। आपको पता है क्या पढ़ने वाले जेमिनी में? नाम सुना है जेमिनी ऋषि का? अच्छे व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। पहली हाँ, बार सुना सर। पहली बार सुना है? अरे ऐसा मत करो, इतना बड़ा काम करके गए हैं, है ना, तो नाम सुनना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज हम समझेंगे कि जेमिनी ऋषि कौन थे, इन्होंने क्या शोध किए थे अपने जीवन में। ठीक है, और किस तरह से इन्होंने एक ज्योतिष को एक नया आयाम दिया था। सर म्यूट किया एक बार सर। हाँ, ठीक है। तो किस तरह से जेमिनी ऋषि ने अपने जीवन में एक ज्योतिष को एक नया आयाम दिया था, और उसके माध्यम ये ऋषि पाराशर के समानांतर ज्योतिषी हैं, और बहुत बढ़िया ज्योतिष पे उनका एक कमांड था, जिसको बोलते हैं जेमिनी ज्योतिष। और आज हम पढ़ने वाले जेमिनी ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप। आपको पता है हमारा वर्कशॉप का सबसे यूनिक थीम क्या है? आप लोग, कई सारे लोग रामायण ज्योतिष पढ़े हो हमसे। ठीक है, अच्छा, इस वर्कशॉप का थीम एक अलग है। ये एकमात्र ऐसी वर्कशॉप है जिसमें हम टाइमिंग ऑफ रेमेडी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? टाइमिंग ऑफ इवेंट का नाम सुना है आपने? घटना किस दिन होगा। टाइमिंग ऑफ रेमेडीज, घटना किस दिन करना है। ऑलराइट, तो ये एक यूनिक वर्कशॉप है जिसमें उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो भी फुल टाइम काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं अपने जीवन में, है ना, नया सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, या फिर अपने जीवन में ऐसे ही, क्योंकि शौक पूर्ति भी लोग करते हैं, है ना, फाइनेंशियली फ्रीडम हम लोगों को मानकर चलते हैं यहाँ पे, है ना, काफी आराम होता है ज्योतिषियों को। ठीक है, तो एज ए शौक के रूप में भी कर, जैसे सिंगला सर है तो शौक के रूप में कर रहे हो, है ना, रिटायर हो गए हैं, तो शौक के रूप में भी कई सारे लोग इसलिए करते हैं कि हम समाज में, सोसाइटी में कुछ अपना योगदान दे पाए, और कुछ बेहतर तरह से लोगों के जीवन में सॉल्यूशन कर पाए। तो ये जो वर्कशॉप है प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए है। आपको बहुत मजा आएगा कि इतने अच्छे सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैंने जेमिनी पे थोड़ा सा शोध किया है, तो इसको थोड़ा सा नाम चेंज करके जेमिनी ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप कर दिया। जेमिनी ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप का मतलब ये है कि इसमें हम जेमिनी के प्रिडिक्शन के टूल्स के साथ साथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग पर भी केंद्र बिंदु डालेंगे, और कैसे हमें अपने कुंडली में एक टाइमिंग ऑफ रेमेडीज, घटना का उपाय किस दिन करना है, कौन सा व्यक्ति करेगा, किस जगह करना है, क्या माध्यम बनेगा, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को समझना जरूरी है कि जितना क्रिकेट मैच देखना जरूरी है जीवन में आत्मा को तृप्ति करने के लिए, उतना ही ज्योतिष समझना बहुत जरूरी है ना, स्वयं को जानने के लिए, जीवन जीने की कला के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, कि हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ तो अपने को जाने, कुछ तो स्वयं को जाने। और स्वयं को जानने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पूरी प्रकृति का, ब्रह्मांड का मालिक है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम पूरी यूनिवर्स को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम दशा अवतार पे बात करने वाले हैं। अगर आप सभी ने ध्यान से डेमो देखा होगा, मतलब हमारा प्रमोशन चल रहा है कई दिनों से, तो उसमें देखा होगा, तो उसमें लिखा हुआ था दशा दशा अवतार एक्सक्लूसिव सेशन, पढ़ा था ना? तो किस तरह से दशा अवतार हमारे जीवन में काम करेगा, बहुत सारी बातें हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जेमिनी ज्योतिष का एक
आपका सिर्फ 50 से 60 मिनट लगेगा। इस 60 मिनट के अंदर मैं आपको दशा अवतार, क्विक प्रिडिक्शन इन जेमिनी ज्योतिष और कैसे टाइमिंग ऑफ रेमेडीज तक पहुंचना है, सारा का सारा हो जाएगा। 1 घंटा मंत्र मुग्ध होकर बैठी है। कुछ भी खाना पीना है, हाँ कुरकुरे बना रखे हैं साइड में तो लेके बैठ जाओ प्लेट में, बार बार उठना नहीं पड़ेगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। 1 घंटा मंत्र मुग्ध होकर बैठी है। आप बोलोगे कि मजा आ गया, आनंद आ गया, ये पल लेके जाना है। ऐसा आनंद होना चाहिए कि बहुत अच्छा लगा, हमारा टाइम का हमारा समय का वैल्यू बढ़ा। बहुत यूनिक वर्कशॉप में आप आए हो और मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि आपके समय का सदुपयोग हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जेमिनी ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल माहेश्वरी स्वयं ही बोल रहा हूँ, आगे मेरा परिचय भी दे दूंगा। चलिए तो जेमिनी ज्योतिष, ठीक है, तो जेमिनी ज्योतिष क्या है? स्क्रीन सभी को दिख रहा होगा होपफुली, ठीक है। हाँ ठीक है, तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी ये एक यूनिक एस्ट्रोलॉजी है। इसलिए यूनिक है क्योंकि इसमें हमने टाइमिंग ऑफ रेमेडीज को मिक्स किया है। तो इस जेमिनी में क्या करने वाले हैं, तो रामायण ज्योतिष द्वारा जेमिनी ज्योतिष और त्रिदेव ज्योतिष का एक छोटा सा शोधपूर्ण प्रयास आप सभी विद्यार्थियों के लिए है, जिससे हम अपने जीवन में एक बेहतरीन तरह से ग्रह को, राशियों को, नक्षत्र को, हमारे जीवन को एक अच्छी तरह से समझ सकें, सनातन संस्कृति से हम कनेक्ट हो सकें, दशावतार को समझ सकें विथ प्लेनेटरी कैलकुलेशन, है ना, नक्षत्र के माध्यम से, राशियों के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से हम समझ सकें कि सनातन संस्कृति कितना गहरा है और कितनी बढ़िया तरह से यूनिवर्स को समझाने में सक्षम है। चलिए तो सबसे पहले, है ना, भारत की परंपरा के अनुसार, तो आप जिस चित्र को आप देख रहे हो सामने, वो मेरे गुरुदेव हैं, आज वो हैं, तो उनकी वजह से मैं हूँ द ग्रेट मैन प्रोफेसर मनीष तिवारी सर। इनके जैसा व्यक्ति अभी तक मैं दुनिया में नहीं देख पाया। इतने विरले व्यक्ति हैं, इतना गहरा ज्योतिष का ज्ञान है, केपी के मास्टर व्यक्ति हैं, है ना। ज्योतिष तो खैर बहुत अच्छा जानते ही हैं, सूर्य सिद्धांत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर चीजों में मास्टर है वो। मतलब एक शब्द में कहना बहुत मुश्किल है कि वो किन चीजों में मास्टर है, लगभग सारी विधा में मास्टर है। उनका व्याकरण पे बहुत पकड़ है, उनको 7 तरह की भाषाओं का पूरा तरह से ज्ञान है। और सबसे अच्छी बात, इतनी सारी चीजों के होने के बावजूद वो व्यक्ति बहुत बड़े हैं, वो दिल के बहुत बड़े हैं। इन सारी चीजों के ऊपर भी एक चीज बहुत ऊपर हो जाती है कि वो दिल के इतने प्रेमी व्यक्ति हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे इस ज्योतिष की फील्ड में, है ना, आए हुए भी कुछ साल हुए हैं, लेकिन मुझे डे वन से प्रोफेसर तिवारी सर का साथ मिली और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ 1 दशक से जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू मनीष तिवारी सर, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सभी के ऊपर बना रहे। और मनीष तिवारी सर रायपुर में, छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मेरे एक और गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, है ना, बहुत विरले व्यक्ति हर फील्ड में है। जैसे प्रोफेसर तिवारी सर है, उसी तरह से मधु मैडम हर फील्ड में, बिजनेस लाइन में कह दो आप, ज्योतिष की लाइन में कह दो आप, ओकल्ट साइंस में कह दो आप, हर फील्ड में वो पारंगत है, वो मास्टर है। बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझते हैं, जीवन जीने की कला को समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को बहुत गहराई से जानते हैं। मधु मैडम अपना खुद का जीवन स्पर्श एनजीओ रन करते हैं। ये बहुत हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे सामने दो ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में हम हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो इन दोनों के लिए, है ना, एक पंक्ति बनाया है, कुछ कुछ कविताएं आप सभी के आशीर्वाद से लिख लेता हूँ, है ना। तो मैं शरीर तो गुरु मेरी आत्मा है, मेरे गुरु स्वयं परमात्मा है। मैं स्वयं राहुल माहेश्वरी, कुछ ही देर में आप मुझे पहचान ही जाओगे कि मैं क्या हूँ, है ना। ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। रामायण ज्योतिष आप सभी के आशीर्वाद से भगवान श्री राम ने ऐसा चाहा होगा तो मैं शोध कर पाया। चलिए ज्योतिष क्या है, सबसे पहले ज्योतिष की महत्वता, कि कई सारे लोग कहते हैं कि सर ज्योतिष क्यों करना चाहिए, है ना, इससे क्या होगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज को जानने के लिए हमें उसकी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, आखिर समझना जरूरी। मैं ये नहीं कहता कि करना चाहिए, क्यों करें, नहीं करना चाहिए, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जीवन में आप आए हो, है ना, भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हर तरह के अनुभव लेना बहुत जरूरी है। तो ज्योतिष की महत्वता क्या है, क्यों ज्योतिष को करना चाहिए, तो भाग्य की दृष्टि से
जीवन में कई बार ऐसे फेसेस आते हैं, कई बार ऐसी घाटियां आती हैं कि जहां पर हमको समझ में नहीं आता कि अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तो लोग भाग्य दिखाने आते हैं कि चलो योग्य ज्योतिषी के पास चलेंगे, भाग्य देखते हैं। ठीक बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज जब साइंस कह रही है कि भैया सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, हमारे ऋषि मुनि ने कई सालों पहले पंचांग निकाल दिया था और सटीक गणना देते थे कि भैया चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, और बहुत गहराई से प्रिडिक्शन कर देते थे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्योतिष को समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ऑटोमेटिकली ज्योतिष से कनेक्ट होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्योतिष से जुड़ने वाला व्यक्ति हमेशा वेल एजुकेटेड रहते हैं। तो इनको गणित पता रहता है, सूर्य सिद्धांत पता रहता है, अक्षांश देशांश पता रहता है, इतनी सारी बातें, भौगोलिक बातें समझना भी, ये मानकर चलिए कि वो व्यक्ति, गणित को समझने के लिए आपको ज्योतिष समझना बहुत जरूरी है। जीवन जीने की कला की दृष्टि से किस तरह से जीवन जीना चाहिए, कैसे ग्रह काम करते हैं, कैसे नक्षत्र काम करते हैं, आदि आदि को समझने के लिए जीवन जीने की कला की दृष्टि से ज्योतिष हमारे लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। कर्म की दृष्टि से, ब्रह्म के रहस्य को जानने की दृष्टि से, इसी तरह से समय चक्र की दृष्टि से कि हम समय को समझ सकें। कोई भी किताब दुनिया में यही नहीं कह सकती कि समय कितना बड़ा है। वेद बोलते हैं कि भैया 4 युग होंगे, है ना, सतयुग होगा, त्रेता होगा, द्वापर होगा, कलयुग होगा। कलयुग का उम्र भी 4,32,000 साल बताया। ये आप समझिए कि दुनिया की कोई भी किताब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा है कि 4 युगों का समय चक्र भी है। ज्योतिष शास्त्र इस बात को भी प्रूव करता है। धर्म की दृष्टि से हमें धर्म को समझना, धर्म क्या है, जहां पर शिक्षा को प्राप्त हो, जहां पे ज्ञान और विज्ञान एक ही परिपाटी में तुल जाए। तो ऐसा ना कहना पड़े कि साहब आप तो पेड़ को पानी दे रहे हो, तुलसी को पूजा कर रहे हो, ये तो अंधविश्वास है। जहां पे ज्ञान और विज्ञान एक ही धरातल पर समानांतर रूप से आगे बढ़े, उसी को धर्म कहा जाता है। चलिए, अब तो इसलिए ज्योतिष को समझना बहुत जरूरी है। अब ज्योतिष के प्रकार कितने होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति घबरा जाता है कि सर इतनी सारी ज्योतिष हैं, इतने सारे प्रकार हैं, हम तो घबरा गए, क्या करें, है ना। जितने के पास जाओ तो वो व्यक्ति बोल देता है प्रेडिक्शन में कि भाग्य भरोसे, रेस्ट डेस्टिनी, है ना। तो आदि आदि गोलमोल बातें हो जाती हैं। तो बहुत जरूरी है कि ज्योतिष के प्रकार को समझें, ताकि जब कभी हमको मौका मिले तो हम समझ सकें कि ज्योतिष शास्त्र में कितने प्रकार होते हैं, और हम सामने वाले से आत्मसात कर सके कि भैया देखो ऐसा है कि ज्योतिष इतने तरह का होता है। तो सबसे पहले बात करने वाला हूं ज्योतिष के प्रकार। मूल मूल प्रकार की बात करेंगे। सबसे प्राचीन ज्योतिष की बात करेंगे तो BNN, भृगु नंदी नाड़ी, सबसे प्राचीन ज्योतिष है, ज्योतिषी है। और सबसे लोकप्रिय ज्योतिष BNN का एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, जिसमें वो बिना दशा के, बिना गोचर के इतनी गहराई से प्रिडिक्शन कर देते हैं कि आश्चर्यचकित से भर जाते हैं लोग। BNN सबसे पुराना है। उसके बाद बात करेंगे, है ना, मेदिनी ज्योतिष, है ना, ईरान इराक पे हमला कैसे हो रहा है ना, कौन युद्ध जीतेगा, ये सारी जो घटनाएं होती है ना, ये सामान्य ज्योतिष से नहीं कहते हैं। भारत पाकिस्तान आजाद हुआ तो हम 1947 की कुंडली बना के बैठ जाते हैं, ये उससे नहीं होगा। ये इस पे प्रयोग होगा मेदिनी ज्योतिष का। आपको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग करना आना चाहिए, ये एक अलग विषय है, ठीक है। वैदिक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष को ही कालांतर में कहने लग गए पाराशरी। पाराशर ऋषि ने वैदिक ज्योतिष को बहुत गहराई से समझा था, ठीक है। तो वैदिक ज्योतिष को बहुत गहराई से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो हम ये कह सकते हैं वैदिक का मतलब पाराशरी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिष शास्त्र के जितने भी प्रवर्तक रहे हैं, सभी लोगों ने एक बात को फॉलो किया कि भैया वैदिक ज्योतिष सबसे बड़ा है। इतने सारे ऋषि मुनि भी हुए तो इनों में कभी कंपटीशन नहीं हुआ। किसने ये नहीं कहा कि भैया 27 नक्षत्र मैंने खोज कर लिए हैं। तो ऐसे नहीं आया भृगु ऋषि बोल दिया कि भैया मैं बड़ा आदमी, मैंने 2800 खोज कर लिया है, ऐसा नहीं कहा। इन्होंने बहुत गहराई चीजों को समझा और सार्वभौमिकता से, एक मत से इन्होंने कहा कि भैया पाराशरी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, वैदिक से आगे कुछ भी नहीं हो सकता, वैदिक से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी हो सकता है वैदिक का ही शोध हो सकता है। अब चाहे जेमिनी ही क्यों ना हो, वैदिक का ही शोध हो सकता है। चलिए, लाल किताब ज्योतिष हो गया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद चंद्रकला नाड़ी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जेमिनी ज्योतिष हो गया, जो आज हमारा विषय, इस पे हम बात करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कृष्णमूर्ति पद्धति हो गया, KP एस्ट्रोलॉजी, जो कि मेरे गुरुदेव का बहुत पसंदीदा विषय है, KP एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा और भी बहुत सारी विधाएं, लेकिन मूल मूल विधाएं ये होती हैं। अब आप पहली बार ज्योतिष में आए हो, आपको पता होना चाहिए कि ज्योतिष होता क्या है। तो ज्योतिष के प्रकार पते चल गए। मूल रूप से सबसे पुराना, कोई पूछे कि सबसे प्राचीन ज्योतिषी कौन सा, तो लिख के आ जाओ, BNN, भृगुनंदी नाड़ी सबसे प्राचीन ज्योतिषी है, सबसे पुराना ज्योतिष का विधा है। आपसे भी पूछे
कि ऐसा कौन सा ज्योतिष जिसको काटा नहीं जा सकता, तो वैदिक ज्योतिष इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसी को पाराशरी बोला जाता है कालांतर में, कि पाराशर ऋषि ने वैदिक पे बहुत खोज किया। तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति आके बोले कि साहब ऋषि पाराशर जी ने तो ये कहा था, और भैया फलाना ऋषि ने ऐसा कहा है, तो पाराशरी का बात तो खंडन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जगह पाराशरी को खंडन करता है, वो कभी भी ज्योतिष नहीं कर सकता। आप इस बात को चलिए, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि पाराशरी का खंडन नहीं हो सकता, आपको मंडन ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऋषि पाराशर जी की बातें हैं और हम इस पे कुछ अलग बात बता रहे हैं और पाराशर से मैच नहीं खाता, उनसे मैच करना ही पड़ेगा। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपकी ज्योतिष में भूल है, वो इंसाइक्लोपीडिया है। तो इतना बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम बात करते हैं विज्ञान का, तो विज्ञान में इतनी क्लियर धारणा नहीं है कि ये होगा ही होगा। हम बात कर रहे हैं ज्ञान का, ज्ञान की इतनी क्लियर धारणा है कि ये मूल है, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट, ज्योतिष में बहुत सारी पद्धतियां हैं, हर पद्धति का अपना मूल वैदिक पाराशरी ही है। लिख के रखिए किताब में, पाराशरी शाश्वत है, इसके किसी भी बात को ना काटा जा सकता है, ना इसमें कुछ एड ऑन किया जा सकता है। सबसे आश्चर्य की बात है, ऐसा नहीं कि इसमें हमने कुछ शोध कर लिया साहब और हमने कह दिया कि साहब पाराशरी से बढ़ के बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कोई भी पद्धति चाहे वो पाराशरी का है ना भाग का विस्तार कर ले, व्याख्यान ही कर सकती है, लेकिन उसमें कुछ नए तरह से जोड़ नहीं सकता। पाराशरी पर शोध हो सकता है, भाष्य लिखा जा सकता है, जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति ने एक अलग तरह से दशाओं पे शोध किया और केपी सबलर थ्योरी का इन्वेंशन किया, तो वो पाराशरी के दशा कैलकुलेशन के सिस्टम से ही आधारित है, उसका मूल पाराशरी का दशा सिस्टम ही है, नक्षत्र को ही उन्होंने तोड़ा है। तो भाष्य लिखा जा सकता है, शोध किया जा सकता है, लेकिन मूल चीजों को हटाकर बात नहीं किया जा सकता। चलिए, तो अब सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या सर हम ज्योतिष कर सकते हैं? हाँ ना, ये आता है ना कि क्या सर हम ज्योतिष कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर पहले दे देते हैं कि क्या कर सकते हो क्या। तो इसके लिए कुछ प्रश्न हैं, क्रॉस क्वेश्चंस। क्या हिंदी सीखने का कोई योग होगा भला? क्या क्षेत्रीय भाषा बोली सीखने का कभी कोई योग होता है? पढ़ा लिखा अनपढ़ सारे लोग सीख जाते हैं आप, या कोई टेंशन नहीं है? क्या भोजन करने का, सांस लेने का कोई योग हो सकता है? तो जिस तरह से भाषा का, बोली का, मोबाइल चलाने का, कंप्यूटर चलाने का हर कोई व्यक्ति सीख जाता है, एक सामान्य गतिविधि है, ये एक तरह से भाषा है। तो ज्योतिष सीखने का योग किसी चार्ट में होगा, ये प्रश्न तो हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पे प्रत्येक व्यक्ति इतना हक रखता है कि वो स्वयं को जाने। ईश्वर ने आपको भेजा ही इसलिए है कि स्वयं को जानने की कला, खुद को समझ के आओ, बिना खुद को समझे इस दुनिया से विदा मत होना। इसलिए एक बात की तो गारंटी है कि जीवन में कोई भी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निश्चित तौर पे ज्योतिष प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो ज्योतिष एक भाषा है, भाषा को याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उस तरह की भाषा में एक्सपर्ट हो जाता है। तो ज्योतिष एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, भगवान को समझने का, यूनिवर्स को समझने का, परमात्मा को समझने का, स्वयं को जानने का, आत्मा को जानने का, परमात्मा को जानने का। ज्योतिष सिर्फ एक भाषा का काम करता है। अगर आप भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हो तो आप वहां की चीजों को समझोगे। तो निश्चित तौर पे हिंदू सनातन संस्कृति ने बहुत गहराई से इस भाषा पे ध्यान लगाया। वो हमेशा से नक्षत्र को, राशियों को, ब्रह्मांड को खोजते रहते थे। हमारे ऋषि मुनि बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे, तो वो सारे लोगों ने बहुत अच्छे से शोध किया। और उन लोगों ने सबसे बढ़िया काम ये किया कि उन्होंने ये सारी शोध करके वो वैज्ञानिक बन के अपने झंडे नहीं गाड़े। उन्होंने एक आम आदमी के लिए, एक सामान्य आदमी जिसके पास इतना ज्ञान नहीं, जो मैथमेटिक्स नहीं समझ सकता, वो अल्फा बीटा गामा नहीं समझ सकता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं आ सकता, उन व्यक्तियों के लिए कैसे ज्योतिष शास्त्र एज ए जीवन जीने की कला के साथ जोड़ दिया जाए। तो हमारे ऋषि मुनि ने खूब मेहनत किया। तो उन्होंने शनि ग्रह पे, मंगल ग्रह पे, आज भी शादी ब्याह होते हैं ना, तो मंगल देव याद आ जाते हैं कि साहब इसके चार्ट में तो मंगल है। हाँ, बहुत फेमस करके दिया कि जीवन जीने की कला की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र कैसे किया जाना चाहिए। ज्योतिष भारत को सभी देशों में गर्वित करता है। अगर आप भारत में कभी भी जीवन काल में कोई भी देश गौरव से सबसे ऊपर नाम लेगा, तो भारत का नाम एक ही चीज में लेगा कि भारत ज्ञान के मामले में हमेशा एक्सपोर्टर रहा है। उसने
चाहे दुनिया भर का इंपोर्ट करता हो भारत में, ये नहीं कहता, सारे दुनिया भर का इंपोर्ट कर रहा हो, लेकिन भारत ने हमेशा से स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दुनिया भर के लोगों में दिया है, विश्व के पटल पर दिया है। आज भी भारत के लोग दुनिया भर में ज्ञान देते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति का वेद पे शोध होते हैं, जर्मनी में, अमेरिका में, जापान पे। ये भारत के लिए बहुत गौरव का विषय है कि भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष रहे हैं कि जिनकी बातों को पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। चलिए अब आते हैं मूल विषय पर, जैमिनी ज्योतिष। हाँ, जैमिनी ऋषि। तो जैमिनी ज्योतिष क्या है? प्रत्येक ज्योतिषी विधा अपने आप में कोई विशेष सूत्रों के नाम से बन जाती है। जैसे हम रामायण ज्योतिष पढ़ाते हैं तो लिख दिया कि भैया रामायण ज्योतिष, हो सकता है कि उसमें भगवान राम की कहानी का बहुत सारा सार होगा, इसलिए नाम पड़ गया रामायण ज्योतिष, ठीक बात है। इसी तरह से पाराशर ऋषि, पाराशर जी ने बहुत ध्यान लगाया होगा, भृगु ऋषि, उन्होंने बहुत ध्यान लगाया होगा। जैमिनी ज्योतिष ने भी एक किसी खास विधा पे बहुत गहरे से पकड़ बनाया था। और जैमिनी ऋषि ये बोलते थे कि भैया आरूढ़ लगन वाला कॉन्सेप्ट इनका, इन्होंने जीवन में स्तर कारक पर, स्थिर कारक पर, है ना, अलग अलग तरह के लगन पर बहुत अधिक तरह से फोकस किया कि कौन सा ग्रह आत्मा कारक, अमात्य कारक, भात्र कारक बनेगा। जैमिनी ज्योतिष का सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा था कि वो कुंडली में उन्होंने दो तरफ से बहुत जब ये फेमस हुए तो दो बातें बहुत यूनिक था। एक तो उनका था आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन जैमिनी ज्योतिष का रीढ़ है, ये मूल है कि इन्होंने इतनी गहराई से आरूढ़ लगन पे बात किया कि सामने वाले हैरान हो गए कि क्या गहरी बातें कर रहे हो। आरूढ़ लगन में समझाऊंगा शायद आज या फिर कल, तो समझाने वाला हूं, ठीक है। फिर इन्होंने सप्त कारक पे बात किया कि 7 ऐसे कारक ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली के 12 ही भाव को वेरीफाई कर देंगे कि किस भाव से आपका काम क्या होने वाला है, किस तरह की आपके जीवन में घटनाएं होने वाली हैं, और क्विक प्रिडिक्शन और रेमेडीज उन्होंने सिखाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन से सप्तकारक की बात कर रहे हैं? तो जेमिनी ज्योतिष सप्तकारक पहला मूल सिद्धांत जेमिनी का, जो इन्हों को कृष्णमूर्ति पद्धति, ऋषि पाराशर जी और भृगुनंदी नाड़ी से थोड़ा सा अलग बनाती है। हालांकि पाराशर में भी सप्तकारक का उल्लेख होता है, अगर आप मूल पाराशरी को पढ़ोगे तो वहां पर भी ऋषि पाराशर ने सप्तकारक का उल्लेख किया है, लेकिन जेमिनी ऋषि ने बहुत अच्छी तरह से भाष्य लिख दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया, बहुत गहराई से समझा दिया। तो ये पद्धति कालांतर में जेमिनी ज्योतिष के नाम से एक्सप्लेन हो गई, वर्णन बहुत अच्छे से किया। तो सबसे पहले होता है आत्मकारक ग्रह। आत्मकारक ग्रह हमारे जीवन में क्या होता है? सबसे उच्च स्तर डिग्री वाला होता है हमारी जन्म कुंडली में। अभी मैं सिखाऊंगा कि कैसे हमें देखना है। उसके बाद बात करते हैं अमात्य कारक ग्रह, द्वितीय उच्चतम डिग्री वाला ग्रह, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट। तीसरे नंबर पर आता है भात्र कारक ग्रह। भात्र कारक ग्रह मतलब तृतीय उच्चतम डिग्री वाला ग्रह। चतुर्थ पे मात्र कारक ग्रह, है ना, चतुर्थ उच्चतम डिग्री वाला ग्रह। फिर आता है पुत्र कारक ग्रह, पंचम उच्चतम डिग्री वाला ग्रह। फिर आता है ज्ञाति कारक, षष्ठतम उच्चतम डिग्री वाला ग्रह। और फिर आता है दारा कारक, निम्नतम डिग्री वाला ग्रह। सबसे कम डिग्री वाला ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अज दारा कारक का रोल प्ले करता है। तो ये शॉर्ट में हम इसको क्या बोल देते हैं? ए के, एम के, बी के, एम के, पी के, जी के, डी के। मतलब आत्मा कारक, अमात्य कारक, भात्र कारक, मात्र कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दारा कारक। यही सप्त कारक पर जैमिनी ऋषि ने सबसे ज्यादा शोध किया, और इन्हीं सप्त कारक की वजह से क्विक प्रिडिक्शन करना बहुत आसान हो गया। व्यक्ति जैमिनी ज्योतिष के माध्यम से भी बहुत सरलतम तरीके से प्रिडिक्शन कर सकता है। आज मैं आपको वो भी सिखाने वाला हूं। तो कैसे लेंगे? जन्म कुंडली के सर्वाधिक डिग्री वाले ग्रह को आत्मकारक कहा जाता है। उसके बाद घटते क्रम में आप आगे लिखते जाइए, असेंडिंग ऑर्डर में, जो भी आपको करना है इस तरह से लिखना है अपन को। ए के, एम के, बी के, एम के, पी के, जी के, डी के, सबसे कम डी के। चलिए अब जैसे जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में मुझे निकालना है कि सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट कौन सा है। तो सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट यहाँ पे हमको दिख रहा है मंगल, जो कि 29 डिग्री का है। तो हमने मंगल को क्या लिख दिया? ए के। ए के का अर्थ होता है आत्मकारक, मतलब कि ये जिस भी व्यक्ति का चार्ट है, इस व्यक्ति का आत्मकारक मंगल होगा। अभी प्रिडिक्शन कैसे करेंगे वो सारी बातें समझाने वाला हूं, लेकिन पहले आपको जन्म कुंडली में सबसे पहले सप्त कारक लिख देना है कि ये 7 कारक हमारे जन्म कुंडली में कौन से ग्रह बन के आ रहे हैं। तो इस व्यक्ति का मंगल आत्मकारक होगा। फिर बात करेंगे अमात्य कारक ग्रह कौन सा होगा। तो अमात्य कारक ग्रह होगा शनि। शनि यहाँ पे 20 डिग्री का है। 29 के पास इस चार्ट में सबसे कम डिग्री वाला शनि ही बैठा हुआ है। अगर किसी के चार्ट में 25-26 मिलेगा तो वो ले सकता है, ठीक है। तो उसके बाद
20 डिग्री का शनि है, इसको बोल दिया अपन ने अमात्य कारक। फिर बात करेंगे भात्र कारक ग्रह कौन सा है, तो बुध है 18 डिग्री का, इसको बोल दिया भात्र कारक। जुपिटर है यहाँ पे मात्र कारक, 18 से कम डिग्री 13 डिग्री है, तो जुपिटर हो गया मात्र कारक। फिर बात करेंगे शुक्र को, जुपिटर से कम डिग्री शुक्र की है, जो कि बन गया पुत्र कारक। उसके बाद शुक्र से कम डिग्री सूर्य की है, तो सूर्य को बोल दिया ज्ञाति कारक। और सबसे कम डिग्री इस चार्ट में 1 डिग्री का चंद्रमा है, तो चंद्रमा को बोल दिया दारा कारक। कहने का मतलब ये कि इस व्यक्ति के चार्ट में सबसे अधिक प्रभाव रहेगा किसी ग्रह का, तो वो होता है आत्मा कारक ग्रह। आत्मा कारक ग्रह किसी भी चार्ट में, जिस भी चार्ट में सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह जो भी होता है, वो उसकी आत्मा तक टच होता है। अभी ये होता क्या है, इसके प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, सारी बातें समझाऊंगा। तो आत्मा कारक ग्रह मंगल, अमात्य कारक ग्रह शनि, भात्र कारक ग्रह बुध, मात्र कारक ग्रह गुरु, पुत्र कारक ग्रह विनस, ज्ञाति कारक ग्रह सूर्य और दारा कारक ग्रह चंद्रमा। इन 7 ही ग्रह के अलग अलग कार्य होते हैं। आत्मा कारक ग्रह आपके व्यक्तित्व की बात करता है, आप व्यक्ति कैसे होंगे। अमात्य कारक ग्रह आपके करियर की बात करता है कि आपका करियर किस क्षेत्र में होगा। भात्र कारक ग्रह आपके शक्ति प्रदर्शन की बात करता है, हिम्मत की बात करता है, वीरता की बात करता है। मात्र कारक ग्रह सुख की बात करता है कि आपको सुख कितना मिलेगा, आपके घर में वाहन गाड़ी घोड़े कितने होंगे। पुत्र कारक ग्रह आपके संतान की बात करता है कि आपको संतान का सुख मिलेगा, आपको भाग्य का सुख बहुत अच्छे से मिलने वाला है क्या पुत्र कारक में। ज्ञाति कारक में आपकी जन्म कुंडली में ज्ञाति कारक रोग ऋण शत्रु कंपटीशन आदि की बात बताता है कि अगर कोई 2-4 लोग आपसे युद्ध लड़ने आएंगे तो किस तरह से कंपटीशन आप क्रिएट करके रखोगे, किस तरह से युद्ध में भाग ले पाओगे, क्या डर के भाग जाओगे या सामना करोगे। ज्ञाति कारक। इसी तरह से दारा कारक जीवन साथी कैसा होगा, अच्छा होगा, प्यार करने वाला मिलेगा, हाँ कि कमजोर होगा, पीड़ित होगा, XYZ बहुत सारी बातें करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाराशरी में लगन प्रथम भाव, इससे अपन क्या देखते हैं व्यक्तित्व, सेकंड भाव से क्या देखते हैं धन, थर्ड भाव से क्या देखते हैं वीरता, फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं सुख भाव, पंचम से पुत्र भाव, छठे से है ना रोग ऋण शत्रु और सप्तम से दारा कारक, है ना पत्नी स्पाउस पति आदि आदि। बिल्कुल वैसे ही, बस फर्क ये हो गया कि जेमिनी ऋषि ने इन सप्त कारक को थोड़े से और गहराई से एक्सप्लेन कर दिया और इसमें कुछ कुछ भाव और एड ऑन कर दिए और चीजों को बदल दिया गया और गहराई से एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिया गया कि होता क्या है। तो आपको ये समझ में आया कि सभी 7 ग्रह हमारी जन्म कुंडली में कुछ न कुछ बातों को निर्देशित करते हैं। जैसे पाराशरी की बात करेंगे तो ऋषि पाराशर जी क्या बोलते हैं कि सप्तम भाव का मालिक जो भी होगा वो आपके जीवन साथी की बात करेगा। तो जेमिनी ऋषि क्या बोल रहे हैं कि जो डीके होगा, दारा कारक होगा, वो बात कर लेगा, उससे बात करो ना। बस इतनी सी कहानी है, छोटी मोटी फेर बदल है, इसको अपन क्लियर करेंगे कि इसके प्रेडिक्शन करते कैसे हैं। तो ये आपके लिए अभ्यास चार्ट था। आप स्वयं भी अपनी अपनी जन्म कुंडली में आत्मा, अमात्य कारक, भात्र कारक, मात्र कारक, पुत्र कारक, जीके डीके निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ा टफ कार्य नहीं है। इन डिग्रियों पे ध्यान लगाना। यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री वाला जो ग्रह था उसको ऊपर लिखा, उसके नीचे जो कम आते गए उसको लिखते गए। राहु और केतु को छोड़ देना, हाँ इनों को छोड़ दीजिए, इनों की बात बाद में करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आत्मा कारक ग्रह मंगल है। अब आत्मा कारक ग्रह की विशेषताएं क्या होती हैं, तो थोड़े से आत्मा कारक ग्रह पर प्रकाश डालेंगे। बहुत जरूरी है कि जब तक आत्मा पर टच नहीं किया गया, जब तक हम अपनी आत्मा को टच नहीं करेंगे ना, जीवन में कहीं भी चले जाओ कुछ भी नहीं होने वाला, कितनी ही सफलता मिल जाए, अगर हम अपने आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, संतोष नहीं मिल रहा है, हर जगह खोखलाहीपन महसूस होगा। लग रहा है कि इतने बड़े व्यक्ति बन गए, इतना धन कमा लिया, इतना सुख मिल गया, गाड़ी घोड़े सब कुछ है, फिर भी सर बहुत खाली महसूस करते हैं। हाँ तो करोगे ना, जब तक आत्मा कारक ग्रह की बात नहीं सुनोगे, जीवन पर्यंत व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ खाली ही रहता है। मैं आपको आज आत्मा कारक ग्रह के बारे में बात बताऊंगा और अपनी अपनी जन्म कुंडली में जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है उसको लेकर बैठिएगा। आपको बहुत मजा आएगा कि आपकी आत्मा कारक ग्रह जो बोल रही है ना वो काम करके देखो, वो काम आपके लिए बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आत्मा कारक ग्रह सबसे प्रमुख होता है किसी भी चार्ट में। इसकी महत्वता उतनी ही होती है जितनी ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि लगन और लग्नेश की वैल्यू जितना, कुंडली उतनी ताकतवर। किसी जन्म कुंडली में अगर लगन और लग्नेश बहुत ताकतवर होता है तो कुंडली उतनी ही ताकत से भर जाती है। सेम एज इट इज आत्मा कारक ग्रह मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सोच विचार शक्ति
यश अपयश सब कुछ आपको आत्मा कारक ग्रह दे जाएगा। एक बहुत पावरफुल ग्रह है। इस ग्रह को सही करना बहुत जरूरी। ये ग्रह जितना संतोषदायक होगा, आपकी पूरी जन्म कुंडली में रिजल्ट उतने यूनिक, उतने अद्भुत आ जाएंगे। चलिए, आत्मा कारक ग्रह, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्लेनेट इन द चार्ट। सभी अपने अपने जन्म कुंडली में आज आत्मा कारक ग्रह को बिल्कुल केंद्र मानकर बैठिएगा, क्योंकि मैं अभी सभी ग्रहों के आत्मा कारक समझाने वाला हूं। आत्मा कारक ग्रह करता क्या है, आत्मा कारक ग्रह की विशेषता क्या होगी हमारे चार्ट में। तो सबसे पहली चीज, जो भी आत्मा कारक प्लेनेट रहेगा ना, उसकी कुछ विशेषताएं बता रहा हूं, कुछ गुणधर्म बता रहा हूं कि किस तरह का होता है वो। आत्मा कारक ग्रह स्वयं की खोज करवाता है, स्वयं की खोज, अपने आप से बात करता है। आत्मकारक ग्रह परफेक्शन बनाता है। कभी कभी आप अनुभव करना, आपको ऐसा फील आएगा कि यार मैं तो बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से डांस कर सकता हूँ, अरे ये काम तो मैं बाएं हाथ से कर लेता हूँ, मैं बहुत बढ़िया तरह से खाना बना सकता हूँ। कुछ ऐसे काम आपके अंदर होंगे जिसमें आपको लगेगा कि मैं सामान्य व्यक्ति से काफी इसमें परफेक्ट हूँ, ये मेरे लिए बहुत सामान्य है, दूसरों के लिए कठिन हो सकता है, मेरे लिए बहुत सामान्य है। आत्मकारक ग्रह परफेक्शन देता है। आत्मकारक ग्रह हमेशा आपको पूर्णता का आभास करवाएगा, आपको ये फील देगा कि मेरे को इस फील्ड में काफी कुछ नॉलेज है, सिखाने की आवश्यकता नहीं, मैं इस चीज में लीडर हूं, नेतृत्व क्षमता देता है। आत्मकारक ग्रह प्रकट हो जाता है, जैसे ईश्वर प्रकट होते हैं ना, हाँ, उसी तरह से प्रकट हो जाता है कि छोटी मोटी बात भी उसके फील्ड की होना चालू हो जाएगा ना। और सच में अगर वो ग्रह आत्मकारक ग्रह को संयोग करता है, तो वो चीजें आपके अंदर से निकल के आएगी। आपको हराने वाला कोई नहीं हो सकता पूरी यूनिवर्स में। सिर्फ एक ही व्यक्ति को नहीं हराया जा सकता है, उसका नाम है आत्मा। न इसको काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न ठंड में जमाया जा सकता है। आत्मा अमर है, इसको कोई हराने का सवाल नहीं। तो आत्मा कारक ग्रह बिल्कुल वही काम कर रहा है, ठीक है। उस फील्ड में मास्टर रहोगे। इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत रहता है। जो भी ग्रह आत्मा कारक ग्रह बन के बैठा है, उस ग्रह से जुड़कर आपकी इंट्यूशन पावर काफी मजबूत होने वाला है। इसी तरह से स्वयं का अनुभव, स्वयं का शोध होता है। आत्मकारक ग्रह हाई लेवल मेच्योरिटी देता है, उस काम में आप काफी मेच्योर हो, आप खुद अनुभव करोगे कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये ग्रह हमारा आत्मकारक है। और ऐसा अंदर से फील आता है कि इस ग्रह से जुड़कर तो हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, हम काफी कुछ परफेक्ट, है ना, परिपक्वता वाला महसूस करते हैं। स्वयं का ज्ञान होता है, गूगल का, चैट जीपीटी का, एआई का कॉपी कट ज्ञान नहीं होता। आत्मकारक ग्रह ओरिजिनल बात करता है, ओरिजिनल कंटेंट की बात करता है, किसी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है। चलिए, अगर जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य आत्मा कारक होगा, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो चीजें प्रकट हो जाएगी। क्या होगा व्यक्ति का व्यक्तित्व? सूर्य अगर आत्मा कारक किसी भी चार्ट में होगा, तो व्यक्ति राजाओं की तरह जीने वाला, सम्राट जैसा व्यवहार, बड़ा व्यक्तित्व, ऊंचे पद, मंत्रिमंडल में उठना बैठना, बड़ी साख, आध्यात्म, धर्म, तत्परता, सत्यता, ईमानदारी, उदारशील, बहुत ईमानदार रहता है, क्रूर हो सकता है, स्पष्टवादी हो सकता है, शासन से लाभ, पिता से सम्मान, आदि आदि, सादा जीवन, उच्च विचार, शुद्ध भोजन वाली बात करता है, उत्साह, आनंद, दर्शन की बात करता है। सूर्य अगर आत्मकारक जन्म कुंडली में होगा। एक छोटी सी कविता जिससे हम दशा अवतार के माध्यम से भी इन चीजों को समझेंगे। वर्ण में क्षत्रिय हूं, जिसका भी आत्मकारक सूर्य होगा ना, उसके रिजल्ट क्या आएंगे। वर्ण में क्षत्रिय हूं, धातु में स्वर्ण हूं, सत्य मेरी वाणी है, लगता सभी को क्रूर हूं, प्रेम से परिपूर्ण हूं, राजा का पुत्र हूं, वचन निभाना मेरा काम, अवतार में हूं मैं राम। तो जो आत्मकारक ग्रह होते हैं, वो वचन नहीं तोड़ते। जिसका आत्मकारक ग्रह सूर्य रहेगा, वो कमिटमेंट देता है, वो करता है, अब चाहे जान क्यों ना चले जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाए वचन न जाए। आत्मा कारक ग्रह का जो मालिक होता है, जिसको ग्रहों में सूर्य बोलते हैं, और दशा अवतार में सूर्य भगवान श्री राम को निर्देशित करता है। अगर आपको कभी सूर्य समझ में नहीं आया कि सर हमें तो नहीं पता चल रहा कि आत्मा कारक ग्रह सूर्य क्या करेगा, कोई बात नहीं, रामायण तो गाते ही हो ना, अब रामायण तो देखते ही हो। जो भगवान श्री राम ने किया, मैं वचन निभाऊंगा। राम का पहला कमिटमेंट यही था कि मैं पिता का दिया हुआ वचन निभाऊंगा। मेरी माँ ने 2 वचन मांगे हैं, माता कैकेयी ने, तो मैं 14 साल तक वनवास रहूंगा, और मैं पिता का वचन अनुसार अपना काम जंगल में बिताऊंगा। इस बात को समझिएगा कि सूर्य कमिटमेंट देता है। जो व्यक्ति का सूर्य आत्मा कारक होता है, वो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के कमिटमेंट को निभाता है कि मैं वचन दे दिया ना, अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, कमिटमेंट नहीं छोड़ेंगे।
ध्यान दीजिएगा, सूर्य वाले लोग निश्चित तौर पे आपको बहुत ईमानदार मिलेंगे, क्रूर मिलेंगे, स्पष्टवादी मिलेंगे, लेकिन कमिटमेंट नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं आत्मा कारक ग्रह चंद्रमा। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट होगा तो भैया क्या रिजल्ट आएंगे, चंद्रमा के माध्यम से समझते हैं। आत्मा कारक ग्रह चंद्रमा क्या करेगा, माता से विशेष लगाव रखने वाला, स्त्री पक्ष में है ना थोड़ा सा लाभ उठाने वाला, उसको स्त्री से एक अलग लेवल का सुख मिलेगा, राजसिक सुख मिलता है, मन मोहने वाला होता है, संगीत का, नृत्य का, इंजॉयमेंट का, यहाँ पार्टी, यहाँ खाना खाने चले क्या, यहाँ घूमना फिरना, इंजॉयमेंट, हर तरह के इसके जीवन में आनंद चलते रहते हैं। आत्मा कारक ग्रह चंद्रमा कभी भी एक जगह नहीं बैठ सकता। इनों का शैली है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, ये शैली होता है। भोजन बहुत अच्छा खाते हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं। क्या होगा आत्मा कारक ग्रह चंद्रमा, एक छोटी सी कविता के माध्यम से समझते हैं, दशावतार के माध्यम से समझते हैं। वर्ण में श्याम हूं, वर्ण में श्याम हूं, करता सभी काम हूं, बांसुरी मेरी वाणी है, नदियों में गंगा हूं, कला से परिपूर्ण हूं, छल भी कर लेता हूं, मिटाने आया हूं सारी तृष्णा, अवतार में हूं मैं कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण को समझिए और आत्मकारक चंद्रमा को समझिए। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में आत्मकारक चंद्रमा है उस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण वाले निश्चित तौर पे तत्व निर्देशित होंगे। मनमोहक, चंचल, नदियों की तरह बहता रहता है, कला से परिपूर्ण है, या तो अच्छा हंसता होगा, उसकी स्माइल इतनी प्यारी है, अच्छा गाता होगा, अच्छा संगीत में कुछ होगा, कुछ वाद्य यंत्र बजाते आ सकते हो, जैसे कृष्ण भगवान को बांसुरी बजाते आता था, कोई ढोलक बजा ले, कोई है ना कुछ भी बजा ले, एक्स वाई जेड। तो इस बात को समझिएगा कि कोई ना कोई तो आर्ट होगा भैया, कुछ ना कुछ तो कला होगा, कुछ भी नहीं होगा तो उसकी स्माइल इतनी प्यारी होगी, बस तो लोग बोलेंगे कि हमें सर बहुत बढ़िया लगा, हंसता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है। तो जिसका भी आत्मकारक चंद्रमा होगा उसमें निश्चित तौर पे कृष्ण वाले गुणधर्म पाए जाएंगे। चलिए तो कृष्ण को समझिए और चंद्रमा को समझिए। आत्मकारक मंगल क्या होता है, जिस भी व्यक्ति का मंगल सर्वाधिक डिग्री वाला ग्रह होगा ना तो भैया कैसा होगा देख लो। हाँ, आत्मकारक ग्रह मंगल, मंगल के पास जोश है, उत्साह है, पराक्रम है, एनर्जी है, आग लगा देंगे, फुर्ती है, एक्टिव रहेंगे, सरकारी नौकरी, अफसर, अधिकारी, डोमिनेटिंग स्वभाव वाले, सैनिक होता है, बल होता है, तप होता है, शौर्य होता है, अकेला अपने हक के लिए लड़ने चले जाने वाला, कोई हो ना हो वो व्यक्ति बोलता है कि हम चले जाएंगे, डरते नहीं है किसी से, अकेला ही युद्ध में निपटने वाला। हाँ, जो व्यक्ति डट कर 50 लोग उसके विरोध में खड़े हों फिर भी अकेला खड़ा है कि हम अपना शौर्य प्रदर्शन दिखाएंगे, उसको बोलते हैं कि भैया सेना है, सैनिक है, डरती नहीं है। तो मंगल आत्मकारक ग्रह वाले भैया बहुत शौर्यवान होते हैं, बहुत बाहुबली होते हैं, और कर्तव्य निष्ठता इनों में कूट कूट के भरी होती है। आप बात को समझिए, सेना में सबसे ज्यादा कर्तव्य होता है, मंगल को बोलते हैं ना सेना कारक, सेना सैनिक लोग सबसे ज्यादा अपनी ड्यूटी निभाते हैं उस टाइम में जब कठिन समय है, सामने वाले से है ना बम बारूद भी गोला भी फोड़ा जा रहा है, फिर भी सेना ये नहीं बोलती कि मुझे लीव चाहिए। वो लीव होगा भी तब भी बोलेगा कि मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए आया हूँ, मेरा गुण धर्म है कि मैं लड़ूंगा। एक छोटी सी कविता आत्माकारक ग्रह वालों के, आत्माकारक मंगल वालों के लिए दशावतार के माध्यम से। आक्रोश में रहता हूं, दिल का फिर भी भोला, मैं आक्रोश में रहने के बाद फिर भी भोला कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आक्रोश में रहता हूं, दिल का फिर भी भोला मैं, युद्ध जितना मेरा गुण, पापी के लिए सिर्फ पापी मैं। रामायण में लक्ष्मण हूं, शेषनाग अवतार भी मैं, दशा अवतार की बात हो तो खंब फाड़ नरसिंहा में। रामायण में बात करेंगे तो लक्ष्मण मंगल का रोल प्ले करता है, अगर हम बात करेंगे शेषनाग का वो भी मंगल का रोल प्ले करता है, और अगर हमको बहुत गहराई से समझना ही है अवतार के माध्यम से तो खंब फाड़ नरसिंहा, जिसमें व्यक्ति को मंगल के सारे गुणधर्म दिखेंगे कि भैया क्या शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन भक्त प्रहलाद के लिए तो उतना ही मासूमियत वाला उनका अवतार था। इस बात को समझिएगा कि मंगल वाला व्यक्ति निश्चित तौर पे इस तरह के गुण धर्म से भरा होता है कि भैया पापियों के लिए पापी और भोले इंसान के लिए बहुत भोला होता है। चलिए, आत्मकारक ग्रह अगर मरकरी होगा, बुध होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। जिस व्यक्ति का बुध सर्वाधिक डिग्री वाला ग्रह होगा तो भैया क्या होगा, तो किसी न किसी का तो यहाँ क्लास में बैठे होंगे ना तो उनका बुध सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह हो सकता है, तो उन लोगों के लिए बहुत मजेदार चीज होगी। तो बुध क्या है, आत्मकारक बुध
शिक्षा, लेखनी, भाषा, बोली, लर्निंग स्टाइल, हास्य, सुंदरता, चंद्रमा का पुत्र है ना, तो वाक्पटुता, क्रिएटिविटी, राजसिक गुण, गेम्स खेलना, मोबाइल में लगे रहना, कुछ न कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, बातूनी स्वभाव का होता है, कॉमेडियन होता है, बच्चे जैसे होते हैं, बंदर जैसे गुण होते हैं। हाँ, छोटे बच्चे आपको बंदर जैसे दिखते होंगे, तो इस तरह की हरकतें करते हैं, नादान होते हैं, समझ में नहीं आता है, लुका छुपी खेलते रहते हैं, पल भर में रोना, पल भर में हंस देते हैं। तो जिस व्यक्ति का बुध आत्मा कारक ग्रह होगा, उसके अंदर बुध की गुणधर्म कूट कूट के भरे होंगे। एक छोटी सी कविता के माध्यम से क्या होगा उस व्यक्ति के अंदर समझते हैं। छोटे बालक जैसा हूं, जिसका भी आत्मकारक बुद्ध है, क्या होगा, छोटे बालक जैसा हूं, कहानियों से समझता हूं, छोटी छोटी कहानी अच्छी लगती है, सभी को अपनाना मेरा कार्य, हंसते हंसते रो देता हूं, दिल में किसी के लिए पाप नहीं, सरल रहना स्वभाव यही, अपने दीपक खुद बन जाना, अंतिम उपदेश मेरा यही। तो दशा अवतार में बुद्ध गौतम बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, और गौतम बुद्ध सबसे अपडेट अवतार है, उसके बाद तो कल की होगा, फिर हम बचेंगे नहीं, तो आखिरी अवतार होता है भगवान का। तो गौतम बुद्ध सबसे अपडेट अवतार है, और गौतम बुद्ध ने अपने अवतार में सभी लोगों को एक ही बात सिखाया कि भैया आपका अंतिम सूत्र क्या है, उनका अंतिम मंत्र क्या, तो उन्होंने बोला कि आपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बन जाना। ये कलयुग में यहाँ पर आपको सबसे पहली जरूरत यह रहेगी कि आप अपने दीपक स्वयं बनना। आप सोचोगे कि भैया ऋषि महात्मा की तरह हमको गुरु आएंगे वरदान देंगे, ऐसा नहीं होगा। इस कलयुग में स्वयं को समझने की कला को प्राप्त करना, अपने दीपक खुद बन जाना। एक समय था कि जब लोगों को योग्य गुरु मिलते थे। आज इस बात को समझिए कि एक ऐसा समय आ गया है, एक समय था कि लोग गुरु को ढूंढते ढूंढते जाते थे, आज एक ऐसा समय आ गया है कि आपको रुकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि भैया कौन योग्य गुरु है। इस बात को समझेगा चीजों को लेकर कि कितना विपरीत समय आया है। चलिए अब बात करते हैं आत्मकारक गुरु कैसा है। तो गुरु को आप बहुत महान बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। क्या आप जानते हो कि दशा अवतार में गुरु कौन से ग्रह को, कौन से अवतार को रिप्रेजेंट करते हैं? आप कमेंट में लिख सकते हो। दशा अवतार में गुरु किस अवतार को रिप्रेजेंट करते होंगे? आत्मकारक गुरु जिस भी व्यक्ति के जीवन में होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? गुरु सर्वाधिक डिग्री वाला ग्रह होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? सत्य का, भक्ति का, दया का, न्याय का, उच्च पद पे रहना, मान सम्मान मिलना, आत्मा परमात्मा की बात करना, सादा जीवन उच्च विचार वाली बात करना, नॉलेजेबल बहुत रहेगा, दर्शन की बात करेगा, ज्योतिष की बात करेगा, यूनिवर्सिटी की बात करेगा, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है, गुरुकुल की बात करता है, शुभ चिंतक होता है। ऐसा बोलते ऋषि पाराशर जी कि गुरु की दृष्टि सबसे शुभ मानी जाती है। कौन है गुरु? ऐसा बोलते हैं कि गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। चलिए बात करते हैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से कि गुरु क्या है। कथा सुनाना मेरा काम। आत्मकारक गुरु वाला, आत्मकारक बुद्ध वाला कहानियां सुनाता है, और आत्मकारक गुरु वाला कथा सुनाता है। जितने बड़े बड़े पंडित पुरोहित होते हैं ना, तो कथा करते हैं, तो कथा को क्या बोलते हैं कि गुरु जी, देवता आदमी। और जो छोटी मोटी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता है ना, तो उनको बोलते हैं कि ये बुद्ध से प्रभावित है, कि ये छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से भी बहुत कुछ सिखा गया। कथा सुनाना मेरा काम, परोपकार में भी मेरा नाम। जितने भी परोपकार करते हैं ना, दान देना, दक्षिणा देना, सब गुरु के खाते में। भक्ति मार्ग दिखलाता हूं, सभी को राह दिखाता हूं, छोटे रूप में भी बड़ा हूं। ये गुरु की क्वालिटी है कि भैया छोटे रूप में आता हूं तब भी बड़ा हूं, छोटे रूप में भी बड़ा हूं, वामन रूप में बतलाया हूं, सकल ब्रह्म का दर्शन मुझसे, गुरु ही बड़ा तीनों लोक में। तो ध्यान दीजिएगा कि गुरु वास्तव में ओरिजिनल गुरु कौन है। तो हिंदू सनातन संस्कृति दशा अवतार के माध्यम से सिखाने आई है कि ओरिजिनल गुरु वही जो छोटे रूप में भी बहुत बड़ा दिख जाए। हाँ, तो ये प्रयोग है वामन अवतार में, कि वामन अवतार में जिसको थोड़ा सा बोना रूप कहा जाता है, वहां पे बोने रूप में भगवान ने अवतार लिया, और छोटे रूप में भी बता दिया कि मैं सबसे बड़ा हूं, 3 पग धरती नाप कर। हाँ, आपको वो कहानी पता ही होगा। तो आप समझ रहे हो चीजों को, गुरु कितना बड़ा होता है। और गुरु अपने आप को छोटा दिखाता है, अपने आप को सरल रखता है, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, जब बात आ जाती है अमूल्य की, वैल्यूज की, तो गुरु सबसे बड़ा होता है। चाहे वो सरल से सरल, साधारण से साधारण दिखने वाला गुरु ही क्यों ना हो, जब वो सच में किसी काम को करने लग जाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो गुरु की कहानी है कि ये लोग अपने आप को बड़ा नहीं दिखाते,
लेकिन होते बहुत बड़ा है, इस बात को समझिएगा। जिसका भी आत्मकारक गुरु होगा वो लोगों को परोपकार, भक्ति मार्ग, सेवा मार्ग, स्वयं से जोड़ने की कला, खोज दिखवाता है। लेकिन बहुत सामान्य जीवन जीता है। ऐसा नहीं कि भैया पैसे वाले लोग हैं, हम ऐसी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, छोटी छोटी बातों में समझा देते हैं। चलिए, आत्मकारक ग्रह शुक्र होगा किसी व्यक्ति के चार्ट में तो क्या होगा? शुक्र आत्मकारक होगा तो कला से, हाँ, संगीत से, स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे, होटल में खाना खाने जाएंगे, है ना, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, केमिस्ट्री, आकर्षण, ट्रेवलिंग, वीआईपी होटल्स, ली मेरिडियन होटल, जितनी भी 7 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, सारी शुक्र के खाते में डाल दीजिए। ये थोड़े से रचनात्मक होते हैं, थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, असाधारण कभी नहीं हो सकता है, साधारण कभी नहीं हो सकता, हमेशा असाधारण रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र तो शुक्र के लिए बहुत गहरी बात करता है। वो तो ये कहता है कि शुक्र चमकता हुआ सितारा है। जिस भी व्यक्ति का शुक्र आत्मकारक होगा, आप उन लोगों को बहुत गहराई समझ देखना, ये लोग बहुत सुंदर बन के निकलते हैं, है ना, प्रॉपर शर्ट पैंट डाल के निकलेंगे, है ना, प्रॉपर साड़ी वगैरह पहन के निकलेंगे, प्रॉपर तरीके से इन लोगों का खाना पीना रहना स्टैंडर्ड वीआईपी कैटेगरी में होता है। चाहे वो किस भी स्थिति में रहे, बहुत अच्छी तरह से अपने आप को वेल मेंटेन करके रखते हैं। एक छोटी सी कविता शुक्र के माध्यम से, दशा अवतार में शुक्र क्या है। ऐसा हिंदुइज्म में बोलता है कि भैया सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह होता है गुस्से वाला मंगल, और मंगल के बाद शुक्र है। हाँ, शुक्र को बोलते जरूर जल तत्व है, लेकिन अग्नि से भरा हुआ, चीजें समझ रहे हो। चलिए, आक्रोश में रहने वाला हूं, प्रेम से शीतल हो जाता हूं। ध्यान दीजिएगा शुक्र की क्वालिटी। आक्रोश में रहने वाला हूं, जब भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से गहरे प्रेम में होता है ना, तो सामने वाला प्रेमी आक्रोश में रहता है, तुमने ऐसा किया, तुम ऐसे करते हो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अक्ल नहीं है, फलाना नहीं है, बहुत सारी बातें करेगा। आक्रोश में रहने वाला हूं, प्रेम से शीतल हो जाता हूं, कोई मिटा नहीं सकता मुझे, चमत्कार कह देना मुझे, अमिट प्रेम की गाथा में जन्म जन्म खड़ा रहता हूं। हाँ, मैं ही शुक्र, मैं ही परशुराम, राम अवतार में भी रहता हूं। इस बात को समझ रहे हो? शुक्र एकमात्र ऐसा अवतार है, परशुराम एकमात्र ऐसे अवतार है जो हिंदुइज्म में इतने गहरे व्याख्यान दे रहे हैं। लोग बोलते हैं कि प्रेम नहीं मिटता है, आप समझ पा रहे हो? लोग बोलते हैं कि प्रेम नहीं मिटता है। परशुराम जी का जब आप कैरेक्टर समझोगे तो आपको पता चलेगा कि परशुराम जी एकमात्र वो अवतार है, ऐसा बोलते हैं दशा अवतार में, कि भैया विष्णु भगवान के सारे अवतार होते हैं, है ना, तो राम के बाद कृष्ण आएंगे, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ही होता है। एकमात्र अवतार हिंदुइज्म में कि एक ही समय भगवान विष्णु के दोनों अवतार आमने सामने हो गए। जब राम धनुष टूट रहा था, शिव धनुष टूट रहा था, तो राम और परशुराम, हाँ, आप बड़े आश्चर्य से भर जाओगे कि ये कैसी क्रिया, कैसी भगवान की मतलब माया है, ये कैसा भगवान लीला रच रहे हैं कि राम और परशुराम आमने सामने हो गए। ये भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, ये भगवान विष्णु के सप्तम अवतार हैं। दो अवतार आमने सामने कैसे प्रकट हो सकते हैं? इस बात को समझ पा रहे हो? ये शुक्र का अवतार है, ये शुक्र का अवतार है। और शुक्र बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वापिस से पढ़िए लाइन को। शुक्र क्या बोल रहा है? आक्रोश में रहने वाला हूं। क्या परशुराम जी आक्रोश में रहते थे? बहुत तेज आक्रोश। शायद परशुराम जी इतना आक्रोशित व्यक्ति तो कोई सनातन में पैदा ही नहीं हुआ होगा। आक्रोश में रहने वाला हूं, प्रेम से शीतल हो जाता हूं। राम जी ने छोटी सी बात का शीतल हो गए, बहुत जल्दी शीतल हो गए। कोई मिटा नहीं सकता मुझे, परशुराम जी को कोई नहीं मिटा सकता है। चमत्कार कह देना मुझे, अमिट प्रेम की गाथा में जन्म जन्म खड़ा रहता हूं। राम के आने के लिए जन्म जन्म खड़े रहे कि भैया छठा अवतार और सप्तम अवतार का ऐतिहासिक मिलन होता है। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शुक्र, आपको क्या लगता है जीवन में अगर कभी किसी सच्चा प्रेम हो गया तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकता। वो जीवन पर्यंत आपके लिए खड़ा रहेगा, वो जन्म जन्म आपके लिए वेटिंग करेगा। वो जा नहीं सकता, वो ना इस जन्म में छोड़कर जा सकता है, ना अगले जन्म में छोड़कर जा सकता है। वो कभी भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, उसका मिलन होगा। शुक्र इतनी गहरी बात बताता है। जो आत्मा कारक शुक्र होता है वो बहुत क्रिएटिव, और जिस व्यक्ति से प्रेम कर लिया उस व्यक्ति के लिए तो सब कुछ कर देंगे, ब्रह्मांड सामने लेकर आ जाएंगे। इतनी कमाल होता है, इतनी क्रिएटिविटी आत्माकार शुक्र में होती है। और लड़ने की बात करें तो पूरी दुनिया से उस व्यक्ति के लिए लड़ सकते हैं कि भैया आपने हमारे व्यक्ति को के कैसे दिया, सामने भगवान और लड़ लेंगे। इतनी ताकत होती है, प्रेम की बात बताता है। चलिए, शनि, आत्मकारक ग्रह शनि क्या होता है? शनि को बोलते हैं, है ना, आत्मकारक ग्रह
शनि नौकर को रिप्रेजेंट करता है, सेवा को रिप्रेजेंट करता है, मेहनत, रोजगार, उद्यमी व्यक्ति, विदेश यात्राएं, पैसे कमाने वाला, आलोचक सहने वाला। जब भी जीवन में धन कमाएंगे तो दो चार लोग तो बुरे ही करेंगे। हाँ, करते रहते हैं कि भैया फलाने व्यक्ति हमसे पैसा ले लिया, इस तरह का सामान दिया था, शक्कर बेकार दी थी, चाय बत्ती अच्छा नहीं दिया था, ज्योतिष सही नहीं पढ़ाया था। जब भी पैसे आएगा तो दो चार बुराइयां तो आएगी ही आएगी। तो शनि के साथ बुराइयां हैं। क्या बोलते ऋषि पाराशर जी कि शनि बुराइयों के साथ ही पैदा होता है। जब भी जीवन में आप कोई भी काम करने निकल चलोगे और वहां से धन आएगा, वो ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं कि जहां पर धन आए और लोग आपको ये बोले कि पापी आदमी। इसलिए ऋषि मुनि बड़े होशियार थे, वो धन लेते ही नहीं थे कि तुम्हारा मन पड़े जो दो, हम मांगने नहीं आ रहे हैं। तो पापी आदमी का सवाल नहीं, बोलिए गुरु पुण्य आत्मा और बाकी सारे पापी आत्मा, क्योंकि जहां पैसा मांगा जाता है वहां सारे की पापी आत्मा की भैया रिचार्ज करवाना पड़ रहा है, पापी आत्मा, टैक्स देना पड़ रहा है, पापी आत्मा आदि आदि। शनि क्या है? दशावतार के माध्यम से कुर्म अवतार मेरा नाम। शनि कुर्म अवतार को रिप्रेजेंट करता है। समुद्र मंथन में भी आता हूं, भौतिक जीवन का कारक में रतन निकालने वाला हूं, हाथ धीरज रखना पड़ता है, शने शने चलने वाला हूं, जहर आते ही डर मत जाना, अमृत निकालने वाला हूं। आप समझ पा रहे हो? समुद्र मंथन के समय कुर्म अवतार आ गए थे, हाँ, कछुए के रूप में। समझ क्लियर हो रहा है? तो वहां पर जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष आता है। क्या आता है? विष आता है। जब भी आप जीवन में कुछ काम करने निकलोगे ना तो लोग आपसे जलेंगे। क्या होगा? इसी को बोलते हैं विष, कि जलता है, जबरदस्ती का जलना चालू हो जाएगा। आपका काम बढ़िया निकल गया ना तो भाई बंधु कुटुंब परिवार में आस पड़ोस वाले जबरदस्ती का जल रहा, आपने लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, बस इतना सा बढ़िया हो गया कि साहब बेटे के सरकारी नौकरी लग गई। अरे भैया क्या जलने लग गए। समझ में आ रहा है? तो इस बात को समझिएगा चीजों को लेकर कि शनि शुरुआत में जलन देता है, शुरुआत में विष देता है, लेकिन सच में आप अपने काम पे खड़े रहोगे ना तो ये विष के बाद अन्य बहुत सारे तरह के रत्न देता है और अमृत तक पहुंच जाता है। तो हम बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति कितना सफल होगा, बहुत सफल होगा। किसको अप्सराएं मिल गई, किसको क्या मिल गया, किसको हाथी मिल गया, किसको घोड़ा मिल गया, किसको लक्ष्मी मिल गई, बहुत सारी चीजें मिल जाती, किसको चंद्रमा मिल गया, लेकिन अंतिम स्तर तो अमृत है। इस बात को समझिएगा कि शनि आपको अमृत तक पहुंचा सकता है। ऋषि पाराशर जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा कि कौन सी राशि को बोलेंगे कि कुंभ घड़ा, तो कुंभ राशि को बोला गया कि कुंभ राशि मतलब धन से भरा हुआ घड़ा, लग्जरी चीजें, हर तरह की वो चीजें। अरे भैया पैसा होगा तो क्या क्या नहीं कर सकते आप अपने फील्ड में, किसी भी काम में, चाहे चाय बनाने का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे ज्योतिष हो, किसी भी काम में आप अपने फील्ड में बहुत बढ़िया कर गए ना भैया, आपका हर जगह स्वागत होगा। ये शनि की बात, शनि बोल रहा है कि हर जगह सम्मान पाओगे, बस एक फील्ड में कमांड बना लो। तो बहुत गहरी बातें करता है। चलिए, तो क्या बोलते हैं इसको अवतार में? कुर्म अवतार। तो दशा अवतार के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि जो हमारा आत्मकारक ग्रह होगा वो इस तरह का हो। किसी का आत्मकारक ग्रह शनि होगा तो भैया धीरज रखना पड़ता है। हाँ, डर मत जाना, कर हमने तो इतने साल तक काम किया, कुछ मिल ही नहीं रहा है। पहले पहले जहर आता है। शनि का स्वभाव है कि पहले नेगेटिविटी देता है। जब भी जीवन में किसी व्यक्ति से आपका पार्टनरशिप हो, आप साझेदारी में कार्य कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा पहला नहीं आया कि व्यापार किया, लगाए 5 लाख हो गए 50 लाख, लगाए 5 लाख होंगे 4 लाख। पहले तो जहर फेस करना पड़ेगा। हिम्मत रखोगे, लॉन्ग टर्म चलोगे, लंबी अवधि में चलोगे तो वही 5 के 50 लाख होंगे भैया। लेकिन पहले दिन जाओगे तो उसको सट्टा बोलते हैं, उसको किस्मत बोलते हैं। शनि सट्टे की बात नहीं करता, शनि किस्मत की बात नहीं करता। शनि कहता है कि कोई भी काम आप पहले करोगे विष आएगा, लेकिन डर मत जाना, यही सबसे बड़ा गुरु है। इसे कोई गुरु मान लेना, अमृत तक पहुंचना तय है। इस बात को लिख के रखिएगा। तो जीवन में व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो, डरना नहीं है। डरने की बात क्या है? हर जगह होता है। ठीक बात है। दशावतार समझ में आया? चलिए, अब ये आप सभी को बेसिक चीजें पता होगा, मैं आशा करता हूं, फिर भी बता देता हूं क्योंकि आज थोड़ी मुझे गहराई डालना पड़ेगा। तो चूंकि डेमो क्लास है तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको, है ना, ऊपर से भी जा सकता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि काल पुरुष कुंडली होता है। काल पुरुष कुंडली मेष लगन से चालू होता है। ये मेष लगन से ही क्यों होता है इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी हमारा मूल बात जेमिनी के क्विक प्रेडिक्शन करना और क्विक रेमेडीज देना है, इसलिए इस पे बात नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको मानकर चलना है कि मेष लग्न होता है, इसकी पूरी अपने पास है कि क्यों होता है, इसको समझाया भी जा सकता है। ये मेष राशि है, वृषभ है, ये मिथुन है, ये कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर, कुंभ और मीन।
ये सारी राशि लिख रखा है, इन सारे राशि के स्वामी ग्रह लिख रखे हैं जो ज्योतिष के सामान्य विद्यार्थी हैं। मैं आशा करता हूं कि उन लोगों को सारी बातें पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है तो जब क्लास में सीखेंगे तो मैं आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी सारी सिखा दूंगा कि क्या क्या होता है, इनके क्या गुणधर्म होते हैं। चलिए, अब इस जन्म कुंडली में मुझे करना है थोड़ा सा अभ्यास। तो ये जन्म कुंडली है वृषभ लगन का। लगन में राहु है, सप्तम में केतु है, दिख रहा है आपको कुंडली सारा, ठीक बात है। अभी हमने सारा जो खेल समझा, इस कुंडली के माध्यम से हम प्रैक्टिकल करेंगे कि व्यक्ति का आत्मकारक ग्रह कौन सा है। सारे ग्रह निकाल सकते हैं। आत्मकारक ग्रह मंगल है, निश्चित तौर में मंगल सर्वाधिक डिग्री वाला है। मंगल यहाँ पे 28 डिग्री का है, तो मंगल आत्मकारक है। उसके व्यक्तित्व में मंगल वाला गुणधर्म दिखेगा। मंगल के बाद बात करेंगे सूर्य का। सूर्य मात्य कारक ये कम डिग्री वाला। गुरु 19.22 डिग्री का है ना, 19 डिग्री 22 कला। इसमें अंश कला और विकला होता है, घंटा मिनट सेकंड की तरह। ठीक है, समझा देंगे आगे जब क्लास में आओगे। ये होता है शनि यहाँ पे मात्र कारक है, शुक्र यहाँ पे पुत्र कारक है, बुध यहाँ पे जी के है ज्ञाति कारक है, और चंद्रमा यहाँ पे डी के है दारा कारक चंद्रमा कह सकते हो। अब सबसे पहले आज हम समझने वाले हैं कि मुझे तो ये जानना है कि भैया आत्मा कारक जो मंगल है ना, इस आत्मा कारक मंगल से व्यक्ति के जीवन में किस तरह का व्यक्तित्व रहेगा, क्या गुणधर्म रहेगा, कैसा व्यक्ति का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्या 2 मिनट के अंदर किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली खोलेंगे और क्या उसका प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे न्यूमरोलॉजी वाले करने लग जाते हैं ना कि 5 नंबर वाला है तो बुध से प्रभावित है, 9 नंबर वाला है तो मंगल से प्रभावित। थोड़ा सा ज्योतिष से आसान लगता है कि चलो कुछ तो पॉइंट आया। या जेमिनी में भी आपको ऐसा ही रोल प्ले करने वाला हूं कि थोड़ा सा आसान रहेगा कि चलो कुछ तो समझ में आया। तो आत्मा कारक ग्रह मंगल है। एक बात समझ के रखिएगा, ये व्यक्ति मंगल से प्रभावित होगा। अब कैसे होगा उसको समझेंगे यहाँ पे। तो आत्मा कारक ग्रह मंगल उस व्यक्ति का है, तो ध्यान दीजिए क्या चाहती है आपकी आत्मा। वो जिस भी व्यक्ति का चार्ट था, मुझे उस व्यक्ति की आत्मा तक टच करना है कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, क्या करना चाहते हो, इस दुनिया में क्यों आए थे, क्या लक्ष्य लेकर आए हो, कहाँ आपको संतोष मिलेगा, कहाँ आपको सुख मिलेगा, कहाँ आपको परम शांति मिलेगी, कहाँ आपको परम आनंद मिलेगा। वो जन्म कुंडली में सिर्फ आत्मा कारक ग्रह बताता है कि वही जगह परम शांति मिलेगी। जब तक आत्म कारक ग्रह को टच नहीं कर सके तब तक पूरी कुंडली खोखली है। जीवन में कुछ भी काम करो, आत्मा कारक ग्रह पे काम नहीं किया कुछ भी नहीं हो सकता। स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम उस व्यक्ति के बारे में जाने सिर्फ आत्मा कारक ग्रह से। तो आत्मा कारक ग्रह कौन था, मंगल था। सभी को क्लियर है, ये वाला चार्ट है, आत्मा कारक ग्रह मंगल है। आप चाहें तो फोटो ले लीजिए ताकि आपको पता रहेगा कि हम इस चार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। अब आत्मा कारक ग्रह मंगल है, तो मंगल के गुणधर्म क्या होंगे। अभी एज ए डेमो चार्ट में मैं मंगल की बात करूंगा, बहुत सारी बातें आगे हो सकती है गहराई से। आत्मकारक ग्रह मंगल, मंगल क्या बताता है। तो मंगल अग्नि फायर जैसा है। क्या व्यक्ति फायर की तरह होगा, अग्नि की तरह होगा, स्पष्टवादी होगा। अग्नि का स्वभाव होता है स्पष्ट लेकिन ऊंचा उठना। आपने कभी आग को लगते हुए देखा है, हमेशा ऊंची उठेगी, लो हमेशा ऊंची ही जाती है। आग का स्वभाव कभी किसी को नीचे गिराना नहीं है, वो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को ऊंचा उठाना चाहता है। तो ये व्यक्ति के अंदर ऊंचे उठाने का स्वभाव होगा। नाम सम्मान मिलने का बहुत उसको प्रेम होगा कि यार मुझे कोई नाम सम्मान मिले, पद प्रतिष्ठा मिले, मैं बड़े पद पे जाऊं, है ना, उसको लगता होगा ऐसा। तो आत्मकारक ग्रह मंगल होगा तो हमेशा नाम सम्मान का बहुत उसको रहता है कि नाम सम्मान से बहुत प्रेम है। अगर किसी ने नाम सम्मान पे हानि पहुंचा दिया तो भैया कोई मतलब नहीं है, फिर उस व्यक्ति से संपर्क तोड़ देता है। आत्मकारक ग्रह हाई रैंक, उच्च रैंक उसको पसंद होता है कि भैया जीवन जीना है, उच्च स्तरीय तरीके से जीना है, छोटा मोटा जीवन नहीं जीना है। सैनिक की तरह होता है, सोल्जर की तरह होता है। अगर कमिटमेंट ले लिया तो पूरा करेंगे, वचन निभाने में बहुत पक्के होते हैं। उत्साह, आत्मकारक ग्रह जिसका भी मंगल होगा बहुत उत्साह से भरे होंगे। ऊर्जा इतनी हाई होगी कि उनसे कुछ भी कह दिया जाए तो बोलेंगे हाँ हाँ हम काम करने के लिए तैयार है। बहुत उत्साह इन व्यक्ति के अंदर होता है। प्रतियोगिता, कंपटीशन बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं। आपको कोई पूछे कि ज्योतिष में कंपटीशन का कारक ग्रह क्या, ऋषि पाराशर जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा है कि छठे भाव का स्थिर कारक मार्स है। रोग ऋण शत्रु कंपटीशन, कंपटीशन में बहुत बढ़िया तरह से व्यक्ति फाइट करता है। आत्मकारक ग्रह मंगल वाला कभी किसी प्रतियोगिता से, टफ चैलेंजेस से घबराता नहीं है, कुछ भी हो जाए आत्मकारक मंगल वाला लड़ेगा, फाइट करेगा। चलिए
नेतृत्व है, लीडरशिप क्वालिटी रहेगा, बहुत अच्छा नेता बन सकता है, लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकता है, लेकिन क्रूर स्वभाव वाला होता है, थोड़ा सा पापी भी हो सकता है। ऊर्जा बहुत बढ़िया रहेगा। अब इस व्यक्ति के चार्ट में ये व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा रहेगा? ये व्यक्ति का व्यक्तित्व इन सारे चीजों से मिलकर तो बना ही हुआ होगा। तो आप खुद तय कर सकते हो कि कैसा व्यक्तित्व रहने वाला है। अभी मैं राशि पे किस ग्रह से मिलकर आया है, किस ग्रह से युति बना रहा है, उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल आपको एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह का गुणधर्म रहेगा ही रहेगा। फायर, नाम सम्मान, हाई रैंक, कंपटीशन, उत्साह, प्रतियोगिता, लीडरशिप क्वालिटी व्यक्ति में रहेगा, ये तय है। आत्मकारक ग्रह के बारे में और गहराई से जानना हो तो किस भाव में बैठा हो वहां पे तय कर लीजिए। छठे भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब एक बात बहुत क्लियर हो गया कि आत्मकारक ग्रह मंगल था और छठे भाव का रिजल्ट दे रहा है। मतलब ये व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति से हार नहीं मान सकता, वो हारेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता याद आ रही है कि मैं हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति से हारने वाला नहीं है। ये लड़ेगा, कंपटीशन फाइट करेगा, प्रतियोगिता, टफ चैलेंजेस आएंगे, विपरीत समय आएगा, तब भी व्यक्ति हारेगा नहीं। हर समय उसके जीवन में युद्ध वाली स्थिति बनेगी, तब भी व्यक्ति डटकर सामना करेगा। और सामने वाले को लगेगा कि उस व्यक्ति का जीवन बहुत सामान्य है, लेकिन वो असामान्य जीते हुए भी हंसते खेलते हुए अपने जीवन में निकलेगा। ये आत्मकारक मंगल का प्रभाव है जो व्यक्ति को एक यूनिक आयाम देता है। छठे भाव का वे रोल प्ले मिक्स कर सकते हो। जी जी क्लियर, ये व्यक्ति ऐसा ही है, बहुत यूनिक व्यक्ति है, बहुत अद्भुत व्यक्ति है। जीवन में इतने टफ चैलेंजेस, इतने संघर्ष, इतने कठिन परिस्थितियां, लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति में व्यक्ति एक पल के लिए भी ये नहीं कहता कि भैया अब तो नहीं होने वाला है। अब नहीं होने वाला है तो उनके दिमाग में हमेशा एक पॉजिटिव बात होता है कि अब तो होने वाला है, तो स्टार्ट हुआ है। तो इस बात को समझेगा, इतना ताकतवर व्यक्ति को बनाता है। ठीक है, हाँ। इसी तरह से आप अमात्य कारक ग्रह पे बात करें, इस व्यक्ति के करियर के बारे में मुझे बात करना है। आत्मकारक ग्रह के बारे में बात कर लिया है, अभी मैं सभा में और डीप भी जा सकता हूं, लेकिन ये सारी बातें क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको गहराई और समझाना जरूरी है। रज तम सतगुण, कौन सा ग्रह किससे मिल के आ रहा है, क्या प्रेडिक्शन लेता है, बहुत सारी बातें समझाना जरूरी है, तो वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना भी कर लोगे तो भी काफी होता है, आपका प्रेडिक्शन सटीक जाएगा। अब मुझे इस चार्ट में मुझे ये देखना है कि ये व्यक्ति का जो भी है ना करियर क्या होगा। बहुत जरूरी होता है ना, आपसे लोग पूछने आते हैं कि सर किस तरह का करियर होगा, किस तरह का कार्य क्षेत्र होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा तो दारा कारक ग्रह से, कैसा आपको संतान मिलेगा तो पुत्र कारक ग्रह से। मुझे ये जानना है कि इस व्यक्ति का करियर कैसा रहेगा, कार्य क्षेत्र किस तरह का रहेगा। कार्य क्षेत्र का प्रिडिक्शन करना 2 मिनट के अंदर अपने आप में टफ चैलेंजेस है, लेकिन जेमिनी ऋषि बोलते कि हम करेंगे ना, कोई चिंता नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अमात्य कारक ग्रह जिसको बोलते हैं कि करियर देगा, कार्य क्षेत्र देगा, धन कहां से आएगा बात बताएगा, कहां से प्रसिद्धि मिलेगी, कहां से आपका कर्म क्षेत्र जुड़ेगा, अमात्य ग्रह से पता चलता है। कौन है अमात्य कारक ग्रह? सूर्य है, दिख रहा है यहाँ पे, सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट। चलिए, तो अमात्य कारक ग्रह सूर्य होगा तो किस तरह से रिजल्ट देगा थोड़ा सा बताता हूं उस व्यक्ति के करियर में। तो अमात्य कारक सूर्य क्या करेगा? राजा की तरह अपने फील्ड में रहेगा। वो जो भी काम करे ना अपने जीवन में, कुछ भी काम करे, कैसा भी करियर हो, राजा की तरह रहने वाला है। किसी का नौकर, किसी का सेवक नहीं बन सकता। किंग की तरह रहेगा जीवन में, चाहे नौकरी करेगा तब भी किंग की तरह करेगा। हम राजा हैं भैया, इस बात को समझिए। फर्स्ट रैंक में उसका आने का रहता है कि मैं हमेशा फर्स्ट रैंक को प्राप्त करना चाहता हूं। कोई भी काम, किसी भी तरह का काम हो, वो द बेस्ट होना चाहिए। शायद उससे भी कुछ बेस्ट हो तो बेस्ट निकल के रहता है कि अगर ये काम इससे भी अच्छा किया जा सकता है तो क्यों ना हम द बेस्ट पे जाए। ठीक है, फर्स्ट रैंक की उसके दिमाग में हमेशा चीज होती है। गवर्नमेंट, सरकार से लिंक हो सकता है, सूर्य सरकार का कारक है, बड़े लोगों का कारक है। सोशल सर्विस, समाज सेवा से लिंक हो सकता है, सूर्य सामाजिक सेवा को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह से एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, ऐसा बोलते हैं कि ज्योतिष में ऐसा कौन सा ग्रह है जो पूरी तरह से आध्यात्म और पूरी तरह से शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है, तो ज्योतिष में सूर्य को बोलते हैं। जो आत्मा आकार के, आत्मा सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं, सब कुछ जानता है। राजनीति काफी अच्छा पकड़ रहता है, क्या चल रहा है देश विदेश में इसकी जानकारी रहता है। मोटिवेशनल स्पीकर सूर्य को बोलते हैं
कि वो मोटिवेशनल स्पीकर का भी कारक है, बहुत स्पष्ट बोलता है, बहुत सत्य बोलता है। इसी तरह से डॉक्टर सूर्य को बोलते हैं आरोग्यता का कारक ग्रह होता है जन्म कुंडली में सूर्य। रोग कौन देगा? हाँ, तो रोग देगा शनि। रोग को ठीक कौन करेगा? तो रोग को ठीक करेगा सूर्य। तो सूर्य होता है आरोग्यता का कारक। पंचम भाव को बोलते हैं आरोग्यता का भाव। सूर्य पंचम भाव में कालपुरुष कुंडली सिंह राशि आती है, आरोग्यता की बात बताता है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? राजा बन जाएगा। हाँ, विधायक विधायक तो नहीं बन जाएगा। डॉक्टर बनेगा क्या? मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा क्या? राजनीति में चला जाएगा क्या? एजुकेशन में जाएगा क्या? सोशल सर्विस में जाएगा क्या? क्या करेगा? इस बात को जानने के लिए थोड़ा सा हमें और गहराई से समझना पड़ेगा। ये चार्ट है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो अमात्य कारक ग्रह है ना, ये व्यक्ति को इस तरह का बना रहा है अपने फील्ड में कि ये व्यक्ति क्या छोटी मोटी नौकरी कर सकेगा? नो, नेवर, सवाल ही नहीं है। भैया उच्च का सूर्य है और आप बोलोगे कि सब अमात्य कारक ग्रह होके किसी व्यक्ति के यहाँ पे अंडर में काम करेगा, ये सवाल खड़ा नहीं होता। क्या करेगा? राजनीति में चला जाएगा? क्या करने वाला है? पहली चीज ये है कि ये जो सारे जो गुणधर्म आप देख रहे हो ना, इस तरह के गुणधर्म तो रहेंगे। राजा की तरह बनना, फर्स्ट रैंक में आना, सरकार से लिंक होना, सोशल सर्विस, स्पिरिचुअलिटी, राजनीति, ये सारे गुणधर्म कहीं ना कहीं तो हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत करियर बता देता हूँ, आपके लिए बहुत मजेदार रहेगा। ये व्यक्ति ने सामाजिक सेवा का काम बहुत सालों तक किया, अभी भी करते आ रहे हैं सामाजिक सेवा। ये व्यक्ति कई सालों तक एनजीओ रन इन्होंने किया है और बहुत अच्छा अपना जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाया है। सामान्य आदमी नहीं कर सकता, एक यूनिक है ना, पूरे मतलब वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है। इस बात को समझिए, तो इतना बड़ा एनजीओ का था, अभी भी है। सामाजिक सेवा एनजीओ में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। कई तरह से लोगों से उठना बैठना था जो कि गवर्नमेंट से लिंक थे, तो पूरे है ना राजस्थान गवर्नमेंट में ये व्यक्ति हेड रहा है। इस बात को समझिए, बड़े बड़े लोग उठते बैठते थे उनके साथ। इस बात को समझिए कि क्या अमात्य कारक ग्रह में सूर्य वाला रोल प्ले आ रहा है क्या? मैं तो इतना सा जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि फीडबैक मुझे पहले से ही पता है। तो अमात्य कारक ग्रह में सूर्य का रोल प्ले आ रहा है। सूर्य से व्यक्ति सोशल सेवा में जुड़ा, क्या ये व्यक्ति वहां पे लिंक था? सूर्य से व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़ा, ये व्यक्ति बड़े बड़े पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देता था, क्या सामान्य काम है? ये व्यक्ति हमेशा अपने एनजीओ में जिस भी एनजीओ के साथ काम करता था फर्स्ट रैंक पे आता था। इस बात को समझिए। इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा शौक है मेडिकल में। ये व्यक्ति बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है। ये व्यक्ति राजनीति के बारे में काफी जानकारी रखता है और स्पिरिचुअलिटी तो इनका जीवन का एक क्षेत्र है कि ये तो करना ही करना है। तो सूर्य से जुड़कर व्यक्ति का करियर स्पष्ट है। आप बोलोगे राहुल सर, क्या जिस भी व्यक्ति का सूर्य ऐसा होगा तो सारे लोगों का यही करियर होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारी गहराई में जाना पड़ेगा। मैं छोटी सी आपको एक आयाम तय करवाता हूँ, क्योंकि क्लास एज अ डेमो है, पूरी क्लास में बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि सूर्य के रोल प्ले तो आएंगे। सूर्य में रज तम सत वाली कौन सी क्वालिटी, उसकी बात करेंगे। किससे मिल क्या रहा है, किससे मिलने जा रहा है, उसकी बात करेंगे, आदि आदि। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो गया, सूर्य कौन से भाव में बैठा हुआ है? तो भाव 12। जिस तरह से अपन ने मंगल को देखा था और भाव 6 को देखा था, तो ये व्यक्ति लड़ सकता है, फाइट कर सकता है कि भैया हम हारेंगे नहीं, ऐसे बोल दोगे तो हारने वाले नहीं है। ये व्यक्ति अपने करियर में बात बता रहा है, उसका मुख्य लक्ष्य एक ही है कि कुछ भी हो जाए समाज के लिए कार्य करना है, सामाजिक सेवा करना है, लोगों के लिए काम करना है, दूसरों के लिए कार्य करना है, परमार सेवा के लिए कार्य करना है। 12th हाउस स्वयं का कार्ड देगा, लेकिन लोगों के लिए गलत नहीं करेगा। बोले यार परमार सेवा करना है, यार स्पिरिचुअलिटी में जाना है, कुछ तो परोपकार करना है, ये गुणधर्म व्यक्ति का रहेगा। इसीलिए अगर आपको प्रॉपर बताना हो तो सूर्य प्लस 12th हाउस से जुड़कर जो भी करियर स्पष्ट निकलता है, पहले तो वो बता दीजिए। उसके बाद आपको बहुत गहरी जानकारी हो किस राशि में है, किन ग्रहों से मिलकर आया है, ये सूर्य रज तत्व का है, सत तत्व का है, तमस तत्व का है, तो उस तरह की बातें भी एड ऑन कर सकते हो, जो कि अपन पेड क्लास में सीखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये व्यक्ति का करियर सूर्य प्रभावित रहेगा, भाव 12 से प्रभावित रहेगा। इस फील्ड से ही व्यक्ति को बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, जो इसकी आत्मा को संतुष्टि देगा। दूसरे कुछ भी काम करने लगेगा ना, तो व्यक्ति बोलेगा अरे मजा नहीं आ रहा जीवन में। तो कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं हर कुछ काम सिलेक्ट कर देते हैं, फिर मजा नहीं आता, फिर ऐसा लगता है कि जीवन कट रहा है, मजा नहीं आ रहा, जीवन सिर्फ कट रहा है। तो इस बात को समझिए। तो जेमिनी ज्योतिष आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? मैं आपके रिएक्शन पहले देख लूं, बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूं मैं? हाँ, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? रिएक्शन देते रहो, अभी मैं अनम्यूट नहीं करने वाला हूं।
हाँ, ठीक चल रहा है, वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब जो कहानी चालू होगा वो कहानी बहुत यूनिक है। मतलब आप बोलोगे सर अभी तक क्या था, ये कुछ भी नहीं था, कहानी तो स्टार्ट अब होगा। क्योंकि हमारे कोर्स का लक्ष्य क्या है, हमारे कोर्स का लक्ष्य है टाइमिंग ऑफ रेमेडीज, क्विक प्रिडिक्शन एंड टाइमिंग ऑफ रेमेडीज। तो अब से स्टार्ट होगा कि इस कोर्स में ऐसा क्या यूनिक है। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है जो ज्योतिष शास्त्र में काम कर रहे हैं। कई साल हो गए सर, बहुत सारा हमने जीवन में देख लिया, ना हम प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, ना हम टाइमिंग ऑफ रेमेडीज बता पा रहे हैं, ना टाइमिंग ऑफ इवेंट बता पा रहे हैं। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए गागर में सागर होगा कि जो 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन करते से ही सटीक उपाय देना चाहते हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए बना हुआ है। अब हम बात करेंगे कि ये जेमिनी ज्योतिष में टाइमिंग ऑफ रेमेडीज की कड़ी क्या है, जिसके लिए ये कोर्स स्पेशल बनाया गया कि कैसे उपाय करना है और किस दिन उपाय करना है और क्या होने वाला है। तो इसका लक्ष्य क्विक प्रिडिक्शन, आप किसी किसी सॉफ्टवेयर पे आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन चलते हैं, वहां पे काम करते हो, आप प्रोफेशनली भी काम करना चालू करेंगे, व्यक्ति 10-15 मिनट का समय देता है, फीस कम देता है, तो 10-15 मिनट ज्यादा नहीं दे सकते हैं, क्या तुरंत प्रिडिक्शन कर सकते हो। प्रिडिक्शन के बाद सबसे बड़ी चीज पता है गुरु के पास क्या होता है, कि व्यक्ति आपसे बिना उपाय लिए नहीं जाता। कभी जाता है क्या? रिएक्शन में बताओ, कोई आदमी जाएगा क्या कह रहे साहब बहुत बढ़िया चल रहा है, वो बोलेगा सर कुछ तो उपाय बताओ। हाँ, तो फिर आपको फिर वही बताना पड़ेगा, ये इष्ट सिद्धि है वो करो, ये 7 गुरुवार ये करना, 5 मंगलवार वो करना। सामान्य उपाय है क्या? कुछ विशेष उपाय आपके पास है क्या? कुछ यूनिक उपाय कर सकते हो? उस यूनिक उपाय को जानने के लिए ये कोर्स बनाया गया कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप समझा दो, सामने वाला गदगद हो जाए, सामने वाला कह दे कि भैया क्या बात है, मजा आ गया, इतना बढ़िया प्रोडिक्शन, इतना बढ़िया उपाय। चलिए स्टार्ट करते हैं उस उपाय के बारे में कि जेमिनी ऋषि, जेमिनी ज्योतिष, जेमिनी हमारा वर्कशॉप का नाम क्या है, जेमिनी ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप। मतलब अब स्टार्ट होगा हमारे वर्कशॉप का मूल कड़ी कि किस तरह से ज्योतिर्लिंग के माध्यम से हम उपाय पे एक विस्तृत व्याख्यान करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम चलिए तो कैसे उपाय की बात करेंगे। तो उपाय की बात क्या होगा हमारे ज्योतिष में, किस तरह के उपाय हमको करना है और क्या विशेष कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रामायण ज्योतिष हमेशा से अपने विद्यार्थियों के लिए एक शोधपूर्ण कोर्स लेके आता है, जिससे व्यक्ति स्वयं से सीखे, स्वयं को जाने और एक ऐसा कोर्स को समझे, एक ऐसी विधा को समझे जो दशावतार के माध्यम से, हिंदुज्म के माध्यम से, हिंदू सनातन संस्कृति के माध्यम से उसको समझ में आए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कोर्स कंटेंट और उसके उपाय की विशेषता लास्ट में बताऊंगा कंटेंट के बाद। हमारा कोर्स 9 दिन का कोर्स है। जेमिनी ज्योतिष का, जेमिनी ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप इसका नाम है, जेमिनी ज्योतिष प्लस त्रिदेव एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी कह सकते हो। सारे सेशन जूम पे रहेंगे, यूजल हम देते हैं सभी को, ठीक बात है। 10 साल पुराना हमारा संस्थान है, अभी 13 मार्च को हमारे संस्थान को 9 साल हो जाएगा। व्हाट इज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी ज्योतिष क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, स्थिर कारक क्या होता है, राशि के तत्व क्या होते हैं, प्राकृतिक कारक क्या है, चर कारक क्या है, ये सारी चीजों का प्रयोग हम सीखेंगे। बेसिक फाउंडेशन एस्ट्रोलॉजी आपको यहाँ पे आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ जेमिनी राशि, जेमिनी राशि में दृष्टि का महत्व होता है, तो राशि की दृष्टि कैसे देखना है, राशि के दृष्टि ग्रह पे कैसा असर डालता है, रज तम सद्गुण का प्रभाव कैसे देखते हैं, सारी बात सीखेंगे। इन तीनों थ्योरी को ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से सीखेंगे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश कैसे रज तम और सत तत्व को निर्देशित करते हैं और कहाँ पे अच्छा और कहाँ पे ये नेगेटिव प्रदर्शन करते हैं। आत्मकारक का महत्व क्या होता है, आज आपने आत्मकारक ग्रह के बारे में सामान्य बातें समझा था, अमात्य कारक ग्रह के बारे में भी समझा था, भात्रकारक, मात्रकारक, पुत्रकारक, ज्ञातिकारक, दाराकारक, सबके बारे में विशेष उल्लेख करेंगे, सारे प्रिडिक्शन करेंगे। क्विक प्रिडिक्शन 2 मिनट के अंदर आप जन्म कुंडली के मोटे मोटे घटनाओं की प्रिडिक्शन दे सकते हो। एक बहुत बड़ा शोध यहाँ पे फलित ज्योतिष किया है, रामायण ज्योतिष ने किया है, और वो है पितृकारक। मतलब पितृकारक ग्रह क्या होता है। जेमिनी ज्योतिष ने सप्तकारक की बात किया, हमने यहाँ पे एक और कारक पे डिस्कस किया, उसका नाम है पितृकारक। और पितृकारक ग्रह की वजह से आपको बहुत सारी चीजों का
है ना, एक नया खजाना मिल गया। तो शोध करते करते जिस तरह से रामायण ज्योतिष में शोध कर रहे थे, तो राहु, रावण, केतु, हनुमान, वहां पे बहुत सारे शोध प्रकट हो गए। सेम एज इट इज पितृकारक ग्रह एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पितृकारक ग्रह डायरेक्टली अफेक्टेड टू पास्ट लाइफ, ये हमारी सीधे पूर्व जन्म के ग्रहों से, घटनाओं से कनेक्टेड होते हैं। ये बताते हैं कि आप कहां से आए थे, उस पर मैं आपको टच करवाऊंगा। पितृकारक ग्रह की सॉल्यूशन ऑफ पितृकारक प्लेनेट बाय ट्रिनिटी डिवाइन थ्योरी, पास्ट लाइफ इवेंट, रेमेडीज, कौन से भाव कब एक्टिवेट होगा और उसका क्या सॉल्यूशन है, इस पे विशेष पकड़ है। पितृकारक ग्रह 8वां कारक है जो रामायण ज्योतिष अभी शोध करके डाला है जेमिनी में। ये मेरा स्वयं का शोध है, आप जेमिनी ऋषि को बोलो जी कि वहां पे किताब में नहीं लिखा हुआ है, तो ये मैं पहले कह देता हूं, ये रामायण ज्योतिष ने एक नया शोध करके पितृकारक ग्रह को बनाया। मैं आपको बताऊंगा वो ग्रह होता क्या है। तो आत्मकारक ग्रह के बारे में, सफलता ऊंचाई कितना मिलेगा, करियर फाइनेंस कैसा रहेगा, अमात्य कारक ग्रह से जानेंगे, पराक्रम स्मार्ट वर्क कितना करेगा, भात्र कारक से जानेंगे, मात्र कारक से सुख संपत्ति जानेंगे, मकान बनेगा क्या, आदि आदि, पुत्र कारक से संतान और क्रिएटिव वर्क, भगवान मिलेंगे, ईश्वरीय आशीर्वाद मिलेगा क्या, आदि आदि, ज्ञाति कारक ग्रह से रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन के बारे में, दारा कारक से विवाहित जीवन कैसा रहेगा, किस तरह का पत्नी मिलेगा, पति मिलेगा, कैसा जीवन चलेगा, बहुत गहरी गहरी बातें कर सकते हैं। ठीक है। अरुधा लग्न, इसको आरूढ़ लग्न भी कहा जाता है। आरूढ़ लग्न एक जेमिनी का बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। मिरर थ्योरी ऑफ जेमिनी, जेमिनी राजयोग कैलकुलेशन, जो कि हमारा कल का विषय है। मैं कल आपको राजयोग पढ़ाने वाला हूं। जेमिनी, पाराशरी और भृगुनंदी नाड़ी के त्रिवेणी संगम के साथ किस तरह से जेमिनी राजयोग क्लिक करता है, आपको बहुत मजा आएगा। राजयोग चैप्टर विद जेमिनी ज्योतिष, राजभंग कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट, कब राजभंग हो जाते हैं, और प्रैक्टिकल कुछ केस स्टडी आपको करवाने वाला हूं इस वाले क्लास में। तो आपको यहाँ पे त्रिदेव एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट मिलेगा, बेसिक ज्योतिष मिल जाएगा, 12 ज्योतिर्लिंग कॉन्सेप्ट मिलेगा, राहु केतु अनलॉक थ्योरी मिलेगा, राहु और केतु के की सॉल्यूशन मिलेंगे, जेमिनी रेमेडीज एंड सॉल्यूशन मिलेंगे, और 2 मिनट के अंदर प्रेडिक्शन मिलने वाला है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं जेमिनी ज्योतिष में। इस कोर्स में क्या है, एक छोटा सा गागर में सागर बता देता हूँ कि करने क्या वाले हैं। ये कोर्स में हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीख लेंगे, इसको कुछ भी नहीं आता है सिखा देंगे। दूसरा, राजयोग कैलकुलेशन सिखा देंगे कि कौन सा चार्ट आपको बड़ा लगता है, कौन सा चार्ट सामान्य है, कौन सा चार्ट छोटा है। ठीक बात है, राजयोग पता चल जाएगा। त्रिदेव एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइव केस स्टडी करवाएंगे, है ना, कुछ चार्ट्स पे, ताकि आपको पता चलेगा। भाव एक्टिवेशन थ्योरी, आप अपने जन्म कुंडली के खुद से ही कोई भाव एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि भैया शादी नहीं हो रहा है तो कुछ समय के लिए सप्तम भाव का रत्न पहना दें, हालांकि होता तो मारक है, लेकिन कुछ समय के लिए पहना दें और फिर निकाल दें। तो इसको बोलते हैं भाव एक्टिवेशन थ्योरी के रत्नों के माध्यम से। मैं यहाँ पे भाव एक्टिवेशन थ्योरी ज्योतिर्लिंग के माध्यम से सिखाऊंगा, और ज्योतिर्लिंग के माध्यम से इसलिए सिखाऊंगा कि भगवान राम ने भी इसका रेमेडीज किया था। तो जब भगवान राम ने भी रेमेडीज किया था तो हम भी करेंगे। चलिए, क्विक प्रिडिक्शन इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर आप प्रिडिक्शन कर देंगे, इस बात की यहाँ पे आपको, है ना, श्योरिटी मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग कॉन्सेप्ट कैसे वर्क होंगे हमारे जीवन में, आप इस बात को समझिए कि 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशियां, 12 लगन, कहीं ना कहीं ये ज्योतिर्लिंग से हमारा जीवन लिंक है। टाइमिंग ऑफ रेमेडीज, ये सबसे यूनिक बात है जो सबसे आखिरी में बता रहा हूं मैं आपको। टाइमिंग ऑफ रेमेडीज, कौन सा उपाय किस दिन करना है, घटना का दिन, घटना का माह, घटना का साल, टाइमिंग ऑफ रेमेडीज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करवाया जाएगा। और जब तक कोई काम समय पर नहीं होता तब तक वो काम अधूरा ही रहता है। आप बोलोगे भैया गर्मी में स्वेटर पहन के घूमेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठंड में चाहिए। तो टाइमिंग ऑफ रेमेडीज का बहुत बड़ा महत्व है और ये हम सीखने वाले हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं झांकी दे देता हूँ कि सर क्या है टाइमिंग ऑफ रेमेडीज, कुछ तो बताइए, थोड़ा बहुत क्लू दे देता हूँ। ठीक है, तो जेमिनी ज्योतिष 12 ज्योतिर्लिंग पे बात करता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे किसी न किसी राशि को निर्देशित करते हैं। ये सारी बातें हम सीखेंगे कि क्यों ये राशि से ही ये ज्योतिर्लिंग लिंक होते हैं, इसकी गहराई से स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी के जानकारी के लिए इतना काफी है कि 12 ज्योतिर्लिंग कहीं ना कहीं किसी न किसी ज्योतिर्लिंग से लिंक होते हैं। चलिए, अब इसका क्या रेमेडीज, इसका रेमेडीज में प्रयोग कैसे, इसके प्रयोग भी बता देता हूं, थोड़ा बहुत जितना आप कैच कर पाए। तो पितृकारक ग्रह होता है, पितृकारक ग्रह पे विशेष फोकस होता है इसलिए कि पूर्व जन्म के कर्म बंधन को बताता है। आप बोलोगे सर हमारे जन्म कुंडली में तो पूर्व जन्म हम कैसे देखें, पता नहीं चल रहा है। तो देखेंगे,
इसको सीखेंगे कि कौन सा ग्रह आपके पूर्व जन्म की ऐसी घटनाओं को लेकर बैठा है कि जब तक उसका रेमेडीज या जब तक उसके कर्म बंधन को काट नहीं दिया जाता तब तक वो घटना होकर रहेगा, एक नहीं बार बार आएगा। आप बोलोगे सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो होता तो है। इस बात का प्रसंग रामायण काल में भी आता है कि रामायण में भी भगवान श्री राम को नाग फांस बांध दिया गया। हाँ, तो कुछ घटनाएं हुई उनके जीवन में, बंध गए। क्यों बंध गए? पूर्व जन्म की कर्म बंधन थे। तो रावण की गर्दन काटा, 10 बार गर्दन काटा, तब भी राम जी को समझ में नहीं आया। तो कुछ पूर्व जन्म की घटना उनके जीवन में आ गई थी कि भैया जब वहां पे समुद्र मंथन की कहानी हो रहा था तो वहां पे राम जी को रिकॉल करवाना पड़ा रावण को कि भैया तुमने किसी का गर्दन काटा था क्या? तो राम जी बोले नहीं, हम तो अच्छे आदमी, हम क्यों गर्दन काटेंगे? तो वहां पे पता चला कि राम जी ने वहां पर भी राहु का गर्दन काटा था, जो रामायण में रावण बन के आ गया है। तो इस बात को समझिए कि राम जी को अपनी पूर्व जन्म की घटनाएं कनेक्ट हुआ, नागफास से वापस से घटनाओं कनेक्ट करवाया, लेकिन इसका तोड़ भी हुआ। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पितृ कारक ग्रह, ऐसा नहीं कि घटना नहीं होगा, लेकिन घटना का तोड़ होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको घटना तक बताऊंगा और घटना के तोड़ भी बताऊंगा कि तोड़ कैसे होता है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि भैया हम कुछ जादू टोना चमत्कार कर रहे हैं। जो होना होगा वो होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। लेकिन आपके पास चाबी है क्या? आपके पास उपाय है क्या? आपके पास सॉल्यूशन है क्या? इस चीज को लेकर बात करने वाले कि हाँ, हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है। चलिए उस सॉल्यूशन की बात करेंगे कि आखिर सॉल्यूशन कहां से निकल के आया। तो पितृकारक ग्रह आज ताला और चाबी की बात करता है। ताले और चाबी के इवेंट को लेकर हम बहुत सारी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। प्रत्येक भाव से कुछ ना कुछ लॉक हो सकता है। कभी कभी किसी विशेष भाव पर ही लॉक होता है, उसका खुलते ही सारी जन्म कुंडली के लॉक खुल जाते हैं। तो जैसे ये जन्म कुंडली है, मैं आपको थोड़ा सा दर्शन करवाना चाहूंगा कि कहाँ पे ताला होता है और कहाँ पे चाबी है। मुझे इस जन्म कुंडली में देखना है कि इस जन्म कुंडली में ताला कहाँ लगा हुआ है। इस जन्म कुंडली में ताला कहाँ लगा हुआ है? आप बोलोगे सर ताला लगा हुआ ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। हाँ, तो देखना पड़ेगा ताला कहाँ लगा हुआ है और इसकी चाबी कहाँ है। तो इसको ढूंढने के लिए हमें राहु और केतु पे जाना पड़ता है। अब राहु और केतु क्या है? तो यहाँ पे आप देखिए, राहु यहाँ पे 8 डिग्री वाला ग्रह है जो कि ताले की बात करता है। दुनिया में ऐसा एक भी ताला नहीं बना जिसकी चाबी नहीं बना। हिंदुइज्म इतना गहराई से बात करता है कि भैया रोग बाद में आता है, उपाय पहले प्रकट होता है। कहीं ना कहीं आपको ढूंढने की आवश्यकता है। ऐसा एक भी काम नहीं कि जहां पर आप फंस गए और वहां से आप निकल ना सको। ये बात इसलिए गहराई से बता रहा हूं कि रामायण में भगवान श्री राम फंस गए कि भैया नागफास से बन गए। रामायण में भगवान श्री राम और लक्ष्मण नागफास से बन गए। क्या उन्हों के लिए कोई चाबी नहीं था? कोई तो चाबी था, कोई तो की प्लेनेट था, कोई तो ऐसा मोमेंट था कि हनुमान जी नागफास से छुड़वा के ले आए थे। तो राहु को बोलते ताला लगाने वाला, जो कि रामायण में भगवान श्री राम लीला करते हैं। तो वहां पे अजय ताले के रूप में नागफास का हम बात कर रहे हैं बार बार, नागपाश। फिर केतु क्या है? तो केतु हमारे जन्म कुंडली में अजित चाबी की तरह होता है और जिसको बोलते हैं गरुड़। हनुमान जी गरुड़ को लेने गए थे, हनुमान जी को बोलते हैं केतु इन रामायण एस्ट्रोलॉजी। और रावण को बोलते हैं राहु। ये मेरा शोध है और मैं कई सालों से हमारा ये कोर्स चलता है रामायण ज्योतिष के बारे में, इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो राहु ताले के रूप में और केतु चाबी के रूप में रिप्रेजेंट होता है। इतनी सी बात आपको समझना है कि पहले अगर कोई संकट है तो संकट का समाधान उससे पहले है। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, डरने की आवश्यकता नहीं। अगर भगवान ने हमें किसी संकट में पहुंचाया है तो उसके पहले उसके सॉल्यूशन को बना रखा है, उसके लिए रास्ता बना रखा है। बस शर्त ये है कि क्या आप उस रास्ते को जानते हो? हाँ, हनुमान जी तो जानते थे। पूछ लिया कि भैया गरुड़ जी खोलेंगे, हनुमान जी को रास्ता पता था, चले गए, लो गरुड़ जी को बैठा के लिया। क्या आप जानते हो? नहीं जानते हो। क्या ढूंढना चाहते हो? अगर ढूंढना चाहते हो तो हम शोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योतिष ये बताता है कि कुंडली है भैया, कुंडली में सारे रहस्य समेटे हुए हैं। जिस व्यक्ति का जितना ज्ञान, वो व्यक्ति उतनी गहराई से उस कुंडली को उसके लेवल से ही अनुभव कर सकता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब हम परफेक्ट हो गए, हम परफेक्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भैया कुंडली वुंडली कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं आता। कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं यार कुछ तो रहस्य है, तो वो जानना चाहता है, इच्छुक है, जिज्ञासु है। जैसे हम वैसे ही ज्योतिष। तो इस बात को समझिएगा। इस बात को मैं आपको डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि अगर रामायण काल में भगवान श्री राम ने ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया, वहां पे एक रेमेडीज की बात होता है। अगर रामायण काल में नागफाश और गरुड़ की बात हो रहा है, तो जो भगवान श्री राम के जीवन में बात हो और वो हमारे जीवन में बात ना हो, तो भगवान कैसे बन गए? जो राम का जीवन वो हमारा जीवन है। इस बात को समझिए। राम की कहानी
कोई श्री राम की कहानी नहीं है, कोई एक राम की कहानी नहीं है। दुनिया में 750 करोड़ लोगों की कहानी ही राम कहानी है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक कहानी है। राम की कहानी मतलब स्वयं को जानने की कला। हम स्वयं राम की कहानी ही लिख रहे हैं। हमारी खुद की अपनी कहानी है जो राम की कहानी की तरह है। हम भी कहीं फंसे हुए हैं, हमको भी कोई हनुमान चाहिए, हमको भी कोई गरुड़ चाहिए, हम भी नागपाश में बंधे हुए हो सकते हैं। तो ये जेमिनी ज्योतिष आपको डिकोड करवाने में मदद देता है कि कौन सा ग्रह कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ पे चाबी होगा, इन 12 ग्रहों कैसे एक्टिवेशन करना है। बहुत सारी यूनिक शोध आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिल सकता। इसलिए नहीं मिल सकता कि शोध किया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको सारे ग्रंथों से प्रूव करवा दूंगा कि कहाँ लिखा हुआ था, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि शोध है, रहस्य किया गया है ना। किताबें पढ़ पढ़ के इस चीज को निकाला गया कि हुआ क्या था। चलिए, तो यहाँ पर हम बहुत सारी, हाँ, यहाँ पर भी राहु और केतु की बात करते हैं तो यहाँ पर भी राहु और केतु 14 डिग्री का है। अगेन चार्ट यहाँ पर भी चाबी मिला हुआ है 14 डिग्री पे। कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा क्लू देता हूं आप सभी के लिए। इतना तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन एक क्लू बता देता हूं कि इसकी भी रेमेडीज में हम किस पद्धति का प्रयोग करेंगे। उसी के नाम पे वर्कशॉप बना है, जेमिनी ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप, जहां पर चाबी को बोलते हैं लॉक सिस्टम, केतु को बोलते हैं जो अनलॉक कर दे। आपके पास मोबाइल है ना, तो मोबाइल में एक लॉक होता है, आपकी फिंगरप्रिंट यूज होती है ना, हाँ, तो फिंगरप्रिंट को बोलते हैं केतु। ध्यान दीजिएगा, ये केतु ही है, ताकि हमारा मोबाइल प्रिंट हमारा अनलॉक हो सकता है। तो केतु आपके जीवन में एक चाबी की तरह आज अपनी अपनी जन्म कुंडली में नजर डाल के बैठी है। केतु कितने डिग्री का है, कहाँ बैठा हुआ है, इतनी सी बात डालकर बैठिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। ये राहु आपका ताला और केतु आपकी चाबी, ये दोनों ग्रह से अगर आपने संबंध बना लिया तो हर ताले की चाबी निकल जाएगी, हर ताला खोला जा सकता है, बहुत कुछ शोध किया जा सकता है। तो यहाँ पर टाइमिंग ऑफ रेमेडीज की बात करेंगे, जिसमें आपको संक्रांति वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि किस संक्रांति को कौन सा भाव एक्टिवेट होता है, किस संक्रांति को कौन सा राशि एक्टिवेट होता है। आपको पता है भारत की सनातन संस्कृति बहुत गहरे से मानता है। जब हम इस चीज को फॉलो करेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हिंदुइज्म ने कहा कि भैया सूर्य कर्क राशि में जाएगा तो कर्क संक्रांति बनाएंगे। कर्क संक्रांति को बोलते हैं सावन महीना। सावन महीना आप एक काम करो, पूजा कर लो, भादो महीने में पूजा कर लो भगवान शंकर का। नहीं, हम सावन महीने में पूजा करेंगे। क्यों पूजा करेंगे? सावन महीना चंद्रमा का महीना, सावन महीना शंकर का महीना। सावन महीना चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा होता है। मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ कि सबसे बड़ा भगवान कौन, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन पूरे ब्रह्मांड में, तो हम बात करते हैं शंकर का, कि इसको बोलते हैं महाकाल, सबसे बड़ा व्यक्ति है ना, भोलेनाथ, भगवान शंकर, इनसे बड़ा व्यक्ति पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है। लेकिन मैं फिर एक और बात करता हूँ कि नहीं नहीं, कैसे बातें कर रहे हो, शंकर से भी बड़ा एक और व्यक्ति है जिसका नाम है चंद्रमा, जो शंकर भगवान के सर पर रहता है। और इसी चंद्रमा को बोलते हैं आपका समय, दशा, टाइम। भैया अगर टाइम आपके पक्ष में है ना, तो बस भगवान से बड़ा महसूस करता है आदमी। कह रहा है क्या लगता है भगवान हमारे सामने छोटे बच्चे हैं, हाँ ऐसे से फील आते हैं। तो सबसे बड़ा होता है जिसको बोलते हैं समय। अगर आपका समय आपके पक्ष में है तो आप राजा हो, और अगर आपका समय आपके पक्ष में नहीं है तो आपको भरी सभा में उतार दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समय से बड़ा पावरफुल कोई नहीं होता। आपका समय पक्ष में आपको चीजें मिलेगी, आपका समय पक्ष में नहीं आपको चीजें नहीं मिल सकती। इस बात को भगवान श्री राम भी जानते थे, हर व्यक्ति जानता है। हम क्या करने वाले हैं फिर? सर सब कुछ समय तो करने क्या वाले, करने ये वाले हैं कि हम उसके लोक के आसपास आए। क्या हम उसके पैटर्न को अनलॉक कर सकते हैं? भगवान श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया था। इस बात को समझिए कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, अगर वो भी पूजा पाठ पे विश्वास रखते हैं तो भैया कोई तो महत्व होगा पूजा पाठ का। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम नहीं मानते। हाँ, नहीं मानो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ तो अस्तित्व रहा होगा। उस विशेष समय में उन्होंने कोई पूजा तो किया होगा। अगर उन्होंने किया है किसी विशेष टाइमिंग को लेकर, तो हम भी करेंगे। बस शर्त ये है कि वो तो सर्वज्ञ थे, उनको तो सब कुछ पता था कि किस समय क्या करना है, क्या विशेष आयोजन करना है। हम यहाँ पे डिकोड करेंगे आपकी घटना का दिन, आपकी घटना का माह, आपकी घटना का वर्ष तक निकलेगा कि किस दिन आपको क्या घटना करना है, कौन सा व्यक्ति निमित्त बनेगा। राम जी के लिए कभी हनुमान जी निमित्त बने थे, हनुमान जी से उन्होंने काम करवाया। कभी कभी राम जी ने रावण से भी काम करवाया। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में राम जी को पता था कि निमित्त रावण ही बनने वाला है, राहु को बनाएंगे निमित्त, तभी जाके घटना सक्सेसफुल होगा। तो राम जी ने वहां पे निमित्त बनाया। कौन सा व्यक्ति आपके लिए
पूजा करवाएगा, कौन सा व्यक्ति आपके लिए उस घटना को अंजाम देगा। बहुत सारी कहानियां, आप बोलोगे सर इतना गहरा, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट होने वाला है टाइमिंग ऑफ रेमेडीज को लेकर। आपको इतना मजा आएगा कि ऐसा ज्योतिष आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, कभी देखा ही नहीं होगा। रामायण ज्योतिष हमेशा आपके सेवा में बहुत स्टैंडर्ड कोर्स लेके आता है, और बहुत नाम मात्र की फीस में, मतलब फीस कुछ भी नहीं है ना, मतलब कंसल्टेंसी के बराबर भी फीस नहीं है, इस बात को समझेगा। चलिए, तो जेमिनी ज्योतिष वर्कशॉप कितना फीस रखा हुआ है बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि पता चलता रहे कि क्या कोर्स में हमें एनर्जी एक्सचेंज करना है। तो कोर्स का फीस 5,100 रुपये है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। कोर्स ऑफर में 4,100 में निकाला जा रहा है, लेकिन वो भी आप लोगों के लिए नहीं है। कोर्स टुडे स्पेशल ऑफर जो भी व्यक्ति ज्वाइन करते हैं उनों के लिए सिर्फ 3,333 रुपए में आपके लिए 9 दिन का कोर्स, जिसमें आप खुद से पत्री देखना सीख जाओगे, टाइमिंग ऑफ रेमेडीज सीख जाओगे, और ये बिल्कुल सामान्य एनर्जी एक्सचेंज है। आप नहीं भी दोगे ना तब भी चलेगा, लेकिन आपकी आत्मा बोलेगी कि यार हमने आप मेरे ऋणी हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे ऋणी बन जाओ। ऋणी बन जाओगे तो फिर मुझे किसी जन्म में बड़ा गुरु बनना पड़ेगा, आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा फिर, है ना, तो क्या मतलब है, इस बात को समझिए। ये कोर्स बिल्कुल नाम मात्र फीस में निकाला जाता है कि सामने वाला आए तो कुछ देकर आए, हम पढ़ाए तो कुछ हमको अटपटा ना लगे, सामने वाला एनर्जी एक्सचेंज करके आए, और इतना अटपटा फीस नहीं होता कि वो दे ही ना पाए। 9 दिन का कोर्स है, बैक टू बैक चलेगा, यूनिक कोर्स, अद्भुत ज्योतिष सीखने को मिलेगा। कुछ ना हो, आप अपनी कुंडली तो देखना सीख ही जाओगे। तो ये 9 डेज का क्विक प्रेडिक्शन एंड रेमेडीज वेरी स्टैंडर्ड कोर्स विद टाइमिंग ऑफ रेमेडीज, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, अब मैं करता हूँ अनम्यूट, फिर मेरी क्लास से वापस से 8 बजे फिक्स निकल जाऊंगा मैं। चलिए, तो हाँ, माला बंसल मैडम क्या कह रहे हो, अनम्यूट करिए एक बार, हैंड राइज कर लीजिए जिनको कुछ प्रश्न पूछना है। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर आज आपका क्लास काफी इंफॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा सुनकर, कुछ नया कॉन्सेप्ट है। सर जैसे मैंने मेरी बेटी का चार्ट देखा, उसमें हाँ जो दो ग्रह हैं वो 26 डिग्री के हैं, जैसे मार्स और जुपिटर। तो उसके जैसे आपने वो चार्ट बताया था, उसमें मार्स हाईएस्ट डिग्री का था और सेकंड हाईएस्ट सन है। तो इन हाँ, मेरे इस चार्ट में बच्चे के सेकंड हाईएस्ट सन है। तो ठीक लेकिन बात है। फर्स्ट हाईएस्ट अगर दो ग्रह रहेंगे, मार्स और जुपिटर, तो जो आपने कारक तत्व बताए थे, बिकॉज आप बताए कि मंगल जो है वो क्रूर है, श्रूर है, जो भी दोनों है, नहीं होता लेकिन है, मैं आपकी बात को रोक लेता हूँ। अंश कला विकला, आपने डिग्री तो देख लिया, हम्म, डिग्री को बोलते हैं अंश, वो कितनी कला पे था और कितनी विकला था, आगे और लिखा हुआ दिखेगा कि वो कितनी कला और विकला का है, तो उससे अपन क्लियर कर लेंगे ये कौन सा आत्मा कारक है, कौन सा मात्य कारक है। ठीक है, अच्छा, हाँ, ओके वहां से सर। पता चल जाएगा क्लियर। डबल डबल कभी नहीं हो सकता, कोई भी ग्रह दो एक साथ नहीं हो सकता, एक ही रहेगा। ठीक है, और सर लेकिन 26 डिग्री के दो ग्रह हैं उसके उसके चार्ट मैं में, वही तो कह रहा जुपिटर हूं भी कि 26। अंश, कला, विकला, और आगे चले जाओ माइक्रो सेकंड पे, 1 सेकंड का अंतर तो होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, हाँ, ओके। 1 डिग्री में सो भी 4 मिनट होता है। ठीक है, राइट, तो इतने क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, राइट। और हाँ सर एक चीज और, आपने जैसे बताया कि सेकंड जो हमारा प्लैनेट रहेगा सन, जो एग्जाम्पल वाली कुंडली में था, तो हाँ, वो 12वें भाव से जाके मिलेगा। 12वें भाव में मीन्स जो नंबर की राशि होगी वो चीज से काम करके उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या कैसे सर? जो आपने कहा कि सिखा वो देंगे, 12वें से जाके। सारा सिखा अच्छा, देंगे, क्लास में बताएंगे, ओके। कुछ सिखा देंगे। अभी वो शाहरुख खान आता है ना, 1 घंटा वो अपना उसके कपिल शर्मा के शो पे कि हमारी पिक्चर कैसी है, पिक्चर का टाइटल समझ अच्छा, में आया, डेमो हाँ समझ जी, में आया, कल एक और डेमो जी, रहेगा। ठीक है, तो अच्छा, आपको सारी बातें पता चल जाएगा, कैसा काम होगा, क्या करना होगा। आप यहाँ पे ऐसे वर्कशॉप में आए हो, आपको ये देखना है कि भैया पिक्चर समझ में आ रहा है क्या, पिक्चर समझ में आएगा, टाइटल समझ में आएगा, हम्म, तो आगे आपको हम्म, सब कुछ समझ में आएगा। इसका जी, लक्ष्य इतना सा है कि मैं आपको बता देता हूँ कि हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी कवर करवा देंगे। आपको ग्रह के बारे में ही नहीं पता, राशि के बारे में नहीं पता, नक्षत्र के बारे में नहीं पता, कवर करवा देंगे। ठीक बात है, कौन सा भाव जी, क्या काम करता है उसको भी कवर करवा देंगे, कौन सा राशि उच्च नीच का होता है वो भी बता देंगे, कौन सा मित्र शत्रु होता है वो भी बता देंगे, रज तम सत पे भी अपन सारी बात कर लेंगे, त्रिदेव थ्योरी को समझ लेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग समझ लेंगे, बेसिक ज्योतिष जितना आपको यहाँ पे कवर करना है वो सारा कर लेंगे, दृष्टि के बारे में भी राइट, बात कर लेंगे,
फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा, फिर आपको राइट क्लियर हो सर, जाएगा। ये जो 9 डेज का कोर्स है फुल बेसिक टू एडवांस कोर्स है सर? एक ही कोर्स आता है जेमिनी का, इसका नाम है टाइमिंग ऑफ रेमेडीज। अच्छा। घटना मतलब उपाय किस दिन करना है। एक हमारा कोर्स आता है टाइमिंग ऑफ इवेंट को लेकर, रामायण ज्योतिष 100 दिनों का है ना, 90 दिनों का। एक हमारा कोर्स आता है टाइमिंग ऑफ रेमेडीज, घटना मतलब उपाय किस दिन करेंगे। स्पेशल ओके। फोकस इसका क्विक प्रिडिक्शन, कि आपके पास कोई व्यक्ति कुंडली लेकर आए तो आप उसका जी 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन कर सको उसके जीवन की सारी घटनाओं को लेकर, ये चाहिए। दूसरा, आजकल वो कंसल्टेंसी लेने आता है ना, तो 15-20 मिनट में वो भी जानना चाहता है कि अरे मैडम हमारा ऑफिस बिगड़ रहा है, आप तो बताओ फटाफट, ऐसा होता है। तो 2 मिनट जी के अंदर प्रिडिक्शन चाहिए और 2 मिनट के अंदर उसको रेमेडीज चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा रेमेडीज दो, वो व्यक्ति एक नहीं आपके पास 10 बार आए कि क्या रेमेडीज राइट। देते, मजा आ गया, बहुत शानदार, कुछ इफेक्टिव लगा, आपसे बात करके बढ़िया लगा। ये कोर्स एज ए कंसल्टेंसी की फीस के बराबर ही है। अगर मेरा कुंडली कंसल्टेंसी का रेट भी आप बोलोगे सर आप प्रिडिक्शन कर दो, 3,100 रुपया, उसके बराबर ही कोर्स का फीस है, लगभग बराबर फीस है। आप निश्चित तौर पे कोर्स ज्वाइन करिए, आपके लिए बहुत फायदा है। मेरे लिए तो कंसल्टेंसी में ज्यादा फायदा है, लेकिन आपके लिए कोर्स में बहुत फायदा है, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल केस स्टडी में आपकी कुंडली के भी अभ्यास हो जाते हैं। ठीक बात है। राइट। तो बहुत सारी चीजें आपको जी। सीखने को मिलेगा। और सर आज ही ज्वाइन पीडीएफ कर के लीजिए नोट्स हम लोग, हाँ। सर पीडीएफ के जो नोट्स रहेंगे वो हमें इंग्लिश में मिलेंगे कि आजकल तो हिंदी हिंदी, में? इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, एक डालो चैट जीपीटी में सारा करके देगा, है ना, सब सब ओके। कुछ निकाल देता है। हम आपको पीडीएफ देंगे, मैं मेरे सभी स्टूडेंट को पीडीएफ देता हूँ, ई नोट्स नहीं देता हूँ, इसलिए कि वो प्रिंट करवा के निकाल के रखे हैं, इसीलिए। राइट सर। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं सर जानता लेकिन हूँ वो इंग्लिश में रहेंगे ना, हमको इंग्लिश में मेरे ज्यादा को देखना बेटर है। पड़ेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करा लूंगा, मेरा हिंदी में है। रामायण ज्योतिष का इंग्लिश में अच्छा। होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। यहाँ पे मैं देखा नहीं हूँ, मैं मेरा जी। जो लैंग्वेज में हिंदी में प्रयोग करता हूँ, तो मैं अपनी भाषा में नोट्स बनाता हूँ, तो मेरे बने हुए राइट। नोट्स हैं वो हिंदी में रहते हैं। ट्रांसलेट हमारी जी टीम कर देगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट का काम है। ठीक है। ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर, राधे राधे सर। राधे राधे में संदीप सर। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी सर। सर जैसे अभी देख पा रहा हूँ इसमें नेपच्यून और प्लूटो दिख रहा है। हाँ, नेपच्यून प्लूटो को छोड़ो, अभी वो अपने मतलब की नहीं है ना। हाईएस्ट डिग्री में वही है। नहीं, नेपच्यून प्लूटो लेना ही नहीं है, इसके उसके भी रहस्य बाद समझा दूंगा कि क्यों नहीं लेना है। ठीक है। उसके एक बाद समय का पर, लेना है। हाँ, उसके बाद का लेना है। नेपच्यून, प्लूटो, राहु, केतु का प्रयोग ही नहीं करना। हम सप्त ग्रह की बात करेंगे, जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, प्लस सूर्य और चंद्रमा। ठीक बात है, उन 7 ग्रहों की लेना है। तो उसमें आपका सूर्य और शनि दोनों का डिग्री सेम है। सेम नहीं होता, अभी मैडम को समझा रहा था ना मैं, अंश कला विकला, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। वो डिग्री मिनट सेकंड उसको लेके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए त्रिपाठी सर, कैसा नमस्कार लगा, सर। क्लास समझ में आया? जय श्री श्याम, नमस्कार सर। जय श्री श्याम सर। बहुत अच्छा लगा क्लास, ये तो नया कंसेप्ट है, बहुत हाँ अच्छा लगा। लेकिन सर ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये जस्ट लिंक टू पराशरी, हाँ, और सर ये जो आपने बोला है ये ओनली फॉर बेसिक के लिए, उसका एडवांस है? कुछ भी एडवांस बेसिक नहीं है, सारा यही का यही है, जो भी पढ़ाया जाएगा इसमें ही पढ़ाया जाएगा। एकमात्र कोर्स आता है जेमिनी ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप, टाइमिंग ऑफ रेमेडीज को लेकर एक ही कोर्स आता है, 9 दिनों तक चलता है, एक ही कोर्स है, इसके बाद कोई एडवांस नहीं है। ठीक है। नहीं हाँ ठीक है, मैं क्यों ना एक वजह अच्छा बोलते हैं, एडवांस कोर्स ज्वाइन करने के बाद नहीं नहीं एडवांस में और है तीस ही नहीं हजार तो क्या करवाएंगे, आपके साथ एक ही में सारा पिटारा डाल दिया है। हम चाहते ही नहीं कि आप एडवांस करो, क्योंकि हम एक ही में सारा टाइमिंग ऑफ रेमेडी सिखा रहे हैं विद क्विक प्रिडिक्शन, आवश्यकता ही नहीं है। 9 दिनों में आपका पूरा माइंड, है ना, बोलते ना कि फ्रेश मूड में हो जाएगा, कि अब समझ में आ जाए कुंडली कैसे देखना है, उपाय कैसे करना है। उस लक्ष्य को लेकर ये कोर्स रखा गया है। आज के जमाने में हर कोई व्यक्ति अपना काम करना चाहता है, प्राइवेट काम करना चाहता है, कंसल्टेंसी देना चाहता है, तो उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है कि वो लोग अपना करियर स्टार्ट कर सकें एक छोटे से कोर्स के माध्यम से भी। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइमिंग ऑफ प्रेडिक्शन, या हम मैंने घंटा टाइमिंग ऑफ मिनट से टाइम? रेमेडीज, घटना, घटना का उपाय किस दिन करना है, किसी भी चीज को लेकर हर चीज का उपाय होता है ना, जैसे बात करते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट, घटना किस दिन होगा,
हम बात कर वहां रहे पर हैं। पता लगे, वहां पर पता लगेगा इस तारीख को हाँ, घटना होने, इस तारीख को या इस डेट को आपको इसी। किस दिन उपाय करना है उसके बाद सीखेंगे। टाइमिंग ऑफ रेमेडीज, भगवान श्री राम ने भी उपाय किया था ना। हम यस सावन सर। महीने में भगवान शंकर की पूजा करते हैं सर ना। इसी तरह से सर हमें यह समझना है कि अगर हम सुबह के समय दीपक लगा के बैठेंगे सूर्य के सामने तो कोई मतलब है, रात के समय बैठेंगे तो दीपक का अस्तित्व रहता है। हम कई बार उपाय कर रहे होते हैं, हमको टाइमिंग नहीं पता, टाइमिंग ऑफ रेमेडीज। और ये सामान्य टाइमिंग ऑफ रेमेडीज नहीं है, ये सूर्य सिद्धांत, ये मकर संक्रांति स्पेशल घटना का दिन निकाल के बताया किस दिन आपको करना है, किस महीने आपको करना है, किस तरह से करना है, किस स्थिति में करना है। बहुत गहरा शोध है, तो बात करेंगे इस पर। ठीक है। और सर और एक क्वेश्चन सर। हाँ, और एक स्टूडेंट आया, मैं किसी स्टडी में क्या करना है, मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ूंगा या डॉक्टर, मेरा ठीक है वो इसके लिए भी अब वहां रामायण पर ज्योतिष करो ना। हाँ, रामायण ज्योतिष आएगा हमारे 90 दिनों के लिए, जिसमें सारी बातें करेंगे कौन सा क्या व्यक्ति क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। ये क्विक और जेमिनी प्रिडिक्शन में एंड रेमेडीज। सर इसी में नहीं आएगा, ये नहीं नहीं जेमिनी नहीं में। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये आपके जीवन में कौन सा करियर रहेगा, करियर को लेकर बात करेंगे, स्टडी को लेकर बात नहीं करेंगे। इतना बड़ा कोर्स नहीं है 9 दिनों में। मूल मूल बातें, जीवन साथी कैसा मिलेगा, किस तरह से व्यवहार रहेगा, कैसा आपका बनेगा, क्या उपाय, करियर कैसा रहेगा, कैसे पैसे कमाओगे, क्या उपाय, स्वास्थ्य कैसा मिलेगा, उसकी बात है, क्रिएटिविटी पंचम भाव उसकी बात है। समझ रहे हो। तो कुछ विशेष पॉइंट पर बात कर रहे हैं। वैसे ही हमारे पास 9 दिन है भैया, 9 दिनों में आप खुद ही समझो कि कितने टॉपिक चर्चा हो जाएगा। चीजें क्लियर है। कितना से टाइम सर, टाइम? टाइम शाम को 6 से 7, 7:30 बजे तक क्लास रहता है, 1.5 घंटा। सर 6 बजे हमारा ऑफिस होता है, इसलिए तो प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग होगा। देखो। हाँ, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हमारा सर 8 बजे नहीं होगा नहीं? दूसरे क्लास चलते हैं ना रामायण ज्योतिष के। 9 9 बजे? नहीं नहीं, ठीक है वो सर, हम पॉसिबल तो नहीं है। सर। 8 हमारा ऑलरेडी क्लास चलता है। 6 o'clock ही टाइम रहेगा। आपके लिए विशेष सुविधा ये है कि कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो समय लेकर, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। रिकॉर्डिंग देख सकते किस हैं। सर कब से शुरू होगा क्लास सर? 12 मार्च से शुरू होने वाला है। ठीक है, आज ही ज्वाइनिंग करोगे तो आपको ऑफर में एंट्री मिल जाएगा, आप टोकन अमाउंट देके भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, चलिए, लोकेश उपाध्याय सर। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। जय श्री महाकाल। जय मैं श्री कल्याणी कानूनगो या कल्याणी उपाध्याय, आपको यदि याद हो तो हाँ मैंने आपसे आज से ठीक 2.5 महीने पहले बात की थी हाँ जैमिनी ज्योतिष के लिए। हाँ और उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और आज मेरा बेटा 2.5 महीने का हो गया है और उसने आज मेरे साथ आपकी पूरी क्लास सुनी है। हाँ। उसको क्या ही समझ में आया होगा, ढाई मारने नहीं वाले बच्चे। भैया, हैं। नहीं 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 भैया, मतलब जब आप चुप हो जाते थे ना तो वो हाँ। चिल्ला चिल्ला के आवाज करता अच्छा। था, मतलब वो बोलता था कि मेरे को और सुनना है। तो मैंने उसके वीडियोस लिए हैं ताकि मैं अच्छा। आपको बता सकूं कि वो कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है आपकी अच्छा। क्लास के लिए। चलिए, बढ़िया तो बात है, ये आपका वीडियो वायरल एज अ न्यू करेंगे। मॉम मतलब मैं आपका वीडियो वायरल करेंगे, हम बताएंगे लोगों को कि हमारे जी सबसे वो तो, छोटा स्टूडेंट 2.5 महीने का है ना। हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्लास ज्वाइन करने के लिए और मेरे साथ मेरा बेटा भी। हाँ, और आ जाओ मुझे मैडम। पता था कि आपकी मार्च में क्लासेस आने वाली है, तो इसीलिए मैंने अभी तक अपने बेटे का नाम भी नहीं रखा। म- हाँ मैंने ये सोचा था कि मैं अपने बेटे का नाम जब जैमिनी ज्योतिष की क्लास आएगी ना उसी में हाँ, पढ़ूंगी और उसी से सीख के रखूंगी। चलिए नाम रखवा देंगे उन लोगों का। ठीक है, आ जाइए, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जी जी आपको मैं ऑफर धन्यवाद। भी जोड़ देता हूँ। ठीक है मैम। जी भैया। ओके मैम। हाँ, सरोज आर जोशी मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। नमस्ते। नमस्कार मैम। जी जी सर, जैसे बहुत ज़्यादा बेसिक तो मुझे नहीं पता है किसी ज्योतिष का, लेकिन आपने हाँ कहा कि आप कवर कर लेंगे। हाँ तो एक छोटा सा एक, हालांकि मुझे नॉलेज नहीं है बट फिर भी एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से पूछ रही हूँ सर। जी। ये जो अपने बेसिक चार्ट के अंदर में अपना जो भी ग्रह का प्लेसमेंट है उसके ऊपर ही आप सारे रेमेडीज वगैरह करवाएंगे, कि इसमें जो अपन नवमांश या ऐसे वर्चफल वाला चीज होता है उस पे हमको वो भी देखना होता है? और हाँ, अगर किसी का अगर एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता हो तो क्या उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं? देखो ये जो टाइमिंग ऑफ रेमेडीज है ना, ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए है जिनका जन्म कुंडली है। ठीक बात है। ओके। आपका जन्म कुंडली होगा तो मैं डिकोड कर पाऊंगा कि भैया कुंडली क्या कह रहा है। मैं तो आपको नहीं जानता।
जी लेकिन सर, आपकी उसमें कुंडली को जैसे जानता हूँ। टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है ना, जैसे आपने तो अभी बहुत एकदम सेकंड और उसके अंदर में भी डिटेलिंग में आप चले गए कि अगर डिग्री है और उसमें कुछ वो तो ग्रहों आपने की कुछ। पास पास क्लोज में है। 10-15 मिनट जी का जी। टाइमिंग का अंतर होगा तो डिग्री इतना फेरबदल नहीं करता है। अच्छा ठीक है, अच्छा। बहुत बड़ा जी फेरबदल नहीं होता है। डिकोड जी। हो जाता है, 2 घंटे में भी डिकोड हो जाता है कि भैया ये व्यक्ति का है। ठीक बात है। ऋषि जी पाराशर जी तो 2.25 दिन तक चंद्र कुंडली को फॉलो करते थे। आपने किसी भी वैदिक ज्योतिषी के पास गए होंगे तो वो क्या करते थे, लगन कुंडली और लगन के साथ चंद्र कुंडली अलग से बनाते थे। जी जी तो जी, हाँ मतलब वो उन तो लोगों है। का फोकस कितना गहरा था कि चंद्र कुंडली से ही रेमेडीज दे देते थे। तो 2.25 दिन तक भी कोई दिक्कत नहीं है टाइमिंग ऑफ रेमेडीज में। लेकिन क्विक प्रोडिक्शन में दिक्कत है। इसीलिए चंद्र कुंडली को फॉलो करते थे कि चलो नहीं पता कुंडली तो रेमेडीज तो दे के भेजेंगे, समझ में आ रहा और है। सर लेकिन मेरा कुंडली आपके पता साथ है अभी, तो प्रिडिक्शन भी करके भेजेंगे। हाँ। हाँ आपके साथ मेरा ये वेबिनार फर्स्ट ही टाइम है। मैं अच्छा। ज्वाइन करने के लिए 99.9% यस और करने वाली हूँ। बस मेरा एक ही है कि अगर हमें छोटे छोटे से, क्योंकि कोई भी मतलब बैकग्राउंड नहीं है एस्ट्रोलॉजी हाँ हाँ वगैरह का, हाँ। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस वगैरह होंगे, डाउट्स होंगे, तो साथ साथ में आप सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं कि चाइल्डिश है क्या पूछा, अरे इस नहीं नहीं, तरीके से हम तो क्यों नहीं होगा चाइल्डिश ना। है, चिंता नहीं करो। चिंता ठीक नहीं है सर, करो। मैं ज्वाइन मैं करूंगी मेरे जी। सारे स्टूडेंट को, यहाँ पे भी कई सारे स्टूडेंट रहे होंगे, प्रत्येक जी स्टूडेंट को एक फैसिलिटी देता हूँ कि आपको नहीं समझ में आए, आप मुझे मैसेज करिए, आप मुझे कॉल लगाइए। मैं आपके लिए हाँ जी समाधान सर। करने के लिए बैठा हूँ। और चिंता आपके नहीं पीडीएफ करिए। वगैरह तो हमें रेगुलर मिलते ही जाएंगे कि पूरा कोर्स होने के बाद मिलेगा, मतलब कि क्या पहले से चीज? एडवांस में मिल जाए पीडीएफ जो आपके क्लासेस के रहे हैं, तो हम पहले से दे थोड़ा अगर लोगे तो गो क्या थ्रू हो करोगे? जाए। मैं पहले से दे अच्छा दूंगा तो चलेगा, क्या ठीक है, करना है साथ उसमें? साथ में मिल जाए तो क्या हम गो थ्रू हो जाते रहेंगे ना, डेली एक साथ आपका ले लो, रहेगा। उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन चलेगा आपको चलेगा। मैं नोट्स भेज दूंगा जैसे आपका टाइम आएगा। ठीक है। नो प्रॉब्लम। थैंक उसका यू कोई सो इशू मच। नहीं और है। बहुत सुंदर वेबिनार था, मैंने फर्स्ट टाइम ये सब कॉन्सेप्ट सुने और बहुत बहुत अच्छे लगे। बहुत मजा थैंक आएगा यू सो आपको। मच। हम हिंदू सनातन संस्कृति से कनेक्ट होंगे और पता चलेगा कि कैसा ज्योतिष हो सकता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं समझता हूँ कि अपन कोई काम चालू करते हैं ना तो 2-4-5 हजार रुपए लगाते हैं, वहां पर भी सट्टा ही है। आप जी व्यापार कर लो। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा गर्व इसलिए है कि मैं पारिक हूँ और पाराशर जी की वंशज हूँ, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है हाँ, सुन के। ऋषि पाराशर जी खुश हो थैंक यू। जाएंगे आज। हाँ, कि बहुत सही जगह जा रहे हो, है ना। थैंक यू ठीक जी, है, थैंक यू। आ जी जाइए, है ना आपके कोर्स। धन्यवाद जी। बबीता मैम। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। सर मैं पूछ रही थी इसकी क्या हमें वीडियो मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ भेज देंगे ना, इसीलिए तो डेमो देने आए हैं। हम तो चाहते हैं कि लोग सुने हैं, कोर्स हाँ ज्वाइन जी करें। सर, क्योंकि मैं लेट आई हूँ क्लास में। मिल जाएगा। हाँ आपके पास हमारा ग्रुप का लिंक है ना? जी। बस उसी ग्रुप के अंदर कुछ देर में आ जाएगा रिकॉर्डिंग अपलोड होते ही। आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो वहां नहीं पे नहीं लाइव सर, भी वीडियो मैंने चल रहा देखा ही होगा। नहीं है अभी आपका। मैं भेज देता हूँ लिंक क्लास समाप्त होते ही। ठीक है, जी। आप और आराम से सर देख लीजिएगा। हाँ, 9 डेज में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी कोर्स हो जाएगा, ये कैसे संभव है? अभी करके देखो, है ना। ठीक है, क्योंकि करके मैंने देखिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो सर पढ़ी है। हाँ, हाँ जी, उस जेमिनी भी मैंने सोचा है कि करनी है। तो आज भी हमारा डेमो था। मैं आशा हाँ जी। करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, शायद आप लेट आए हो तो आपने जी ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन जी। रिकॉर्डिंग देखोगे तो मुझे पर वो आशा जो है। आप बोले थे ये आत्मा कारक, कारक अमात्य कारक, ये सब मैंने पढ़ा है। अच्छी बात है। हाँ ठीक जी, है, मैं नॉलेज लेती रहती हूँ, मैंने इस चीज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का भी। बहुत अच्छी बात है, आपको जी और अधिक सर। सीखने को मिलेगा। जब आप क्लास में आओगे तो आपको और भी मजा आएगा। ठीक है, जी। तो बिल्कुल, है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो क्लास हो सर आ जाएगा अच्छे जाएगी से। प्रिडिक्शन, इतने सी आ जाएगी 9 डेज से? हाँ हाँ, कोशिश करेंगे, है ना, द बेस्ट दूंगा। ठीक है, सही गुरु मिले तो 2 दिन में भी ज्योतिषी बन जाएगा व्यक्ति, पर मिलना चाहिए योग्य गुरु। आप लोगों को वैसे ही बहुत कुछ आता है, इस बात को आप समझ रहे हो। नहीं आपको सर। वैसे ही बहुत कुछ आता है। ठीक है, नहीं छोटी सी सर। बात को लेकर आपको दिशा दिया जाएगा ना, आप बहुत कुछ जी। सीख पाओगे। इस बात को समझिए, बहुत अच्छा। कुछ हो सकता है। तो हमें सही लोगों के सानिध्य में आना बहुत जरूरी। और रिस्क क्या है? तो रिस्क 3,300 रुपया है। हाँ, ये पर तो रिस्क लेना सर चाहिए नाइन कि डेज के चलो। हिसाब से तो बहुत ज्यादा है सर। हाँ, तो बहुत ज्यादा का रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, आप निश्चित तौर पे आइए। जब हम शोध वाला कोर्स करते हैं ना, तो यस उसमें तो सर। बहुत कम फीस है। फिर तो लोग 2 दिन के भी 2100 ले सकते हैं। आप समझ रहे हो। चलिए, चलिए ठीक है करते सर। हैं। हाँ, विजय भूषण जोशी सर। नमस्ते। नमस्कार सर। मैं रामायण जोशी की के पेज के अंदर आपका किया था हाँ, और ये भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ सबसे बड़े दिक्कत यह है कि टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं।
और रेकॉर्डिंग भी बहुत धीरे धीरे देख पाता हूँ, हाँ क्योंकि ये मदर फादर की भी जिम्मेदारी है, साथ ही मेरी जैसी आपको मैंने बताया था कि मैं ये तो पालो भी तो मुझको शेड्यूल जॉब भी है मेरी, हाँ हाँ तो हाँ। बहुत ही यानी दिक्कत होती है मेरे को। तो मेरे को आप रेकॉर्डिंग ज्यादा देर तक करते हो तो ये भी कोर्स करना आपका एनुअल हो जाऊंगा। रिकॉर्डिंग रहेगा आपके पास, आपको कुछ भी दिक्कत आता है आप तो मुझे पर फोन कर सकते सर हैं। देखो मैंने अभी अभी रामायण ज्योतिष का जितना बोला मैंने 21 ही रिकॉर्डिंग देख पाया, हाँ, जबकि अपने 60 है, 60 में तो 21 से देख पाया और साल पूरे होने आएगा। टाइम का कमी है सबसे ना ज्यादा अब। मेरे को प्रॉब्लम ये तो यही है छोटा कि मेरा कोर्स है। यानी हाँ, है, मैं समझ पा रहा हूँ, छोटा कोर्स है, समय 8-9 दिन। समय मेरे पास ज्यादा नहीं रहता है, दिक्कत ये है। अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा, इसलिए तो भगवान शंकर के ऊपर चंद्रमा बैठे हैं, तो समय चाहिए। ठीक है, तो छोटा कोर्स है, 8-9 दिन का समय आप मैनेज करिएगा, ये है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे कोर्सेज हो जाते हैं, बड़े कोर्स में आप टाइम लगता तो है। सर रामायण सर ज्योतिष 100 दिनों तो का कोर्स है, उसमें मैं आपको टाइम लगता है। पर्सनल में बात करता हूँ बाद में सर। पर्सनल बात कर लीजिएगा, बिल्कुल। चलिए, अश्विन सर, आपके पास लास्ट 2 मिनट है ना, फिर मेरा क्लास चालू होने वाला है। जय बताइए। जय श्री राम सर। जय जय श्री श्री राम राम। सर। और कैसे हैं? बढ़िया। आपके आशीर्वाद से बढ़िया सर, बताइए। अरे सर सर बढ़िया। होली की हाँ, शुभकामनाएं बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ चलिए, जी। अश्विन सर हमारे अ, पुराने स्टूडेंट हैं, आपने तो किया हमारा कोर्स, है ना। चलिए, जी जी। ओके। बहुत समय से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, टाइम ना, और आपका कुछ हाँ, वर्कशॉप भी नहीं ज्वाइन कर पा रहा था मैं। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में आप कनेक्ट होते अ, रहिए, वहाँ पे लोगों को हाँ, संदेश देते रहिए, बधाई संदेश जन्मदिन की, जी, है ना, उससे भी एक्टिविटी बनने लग जाता है। हाँ, हम हमारे स्टूडेंट को फ्री हाँ हाँ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ग्रुप प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहाँ पे आप लुत्फ उठा सकते हैं। जी जी। ठीक है, चलिए, हाँ हाँ हाँ। ओके। मैं सभी ग्रुप ग्रुप के लोगों के कहना चाहूंगा कि मैं तो एस्ट्रोलॉजी करीब 15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन सर का जितने भी क्लास है, रामायण ज्योतिष हुआ, फिर एक मेडिकल कोर्स मैम है, और मधुबाला चावला जी है, और सर का जो अभी ज्योतिर्लिंग वाला है, ये सबको बहुत अच्छा अवसर ईश्वर की ओर से मिल रहा है कि आप ये ज्वाइन करेंगे, और एक भी अगर रेमेडी आपको काम में आ गई ना, तो पूरी लाइफ आपकी सेटल हो जाएगी। तो ये कोई बड़ी फीस नहीं है, ये तो सर का और ईश्वर का कृपा है कि बहुत कम फीस में हम लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं। और क्योंकि आजकल कोई अपना गुप्त ज्ञान बताता नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत अलग हैं, और मैं तो सबसे यही कहूंगा कि एक बार ज्वाइन करें सारे लोग, और इसका पूरा पूरा लाभ लें, और दूसरों को भी हेल्प करें जो जरूरतमंद है। किसी के हम काम में आ गए तो हमारा सारा पैसा वसूल हो जाएगा। तो मैं सभी बहुत बहुत को ये धन्यवाद शुभकामनाएं देता अश्विन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम रखते हैं अश्विन सर। कोर्स का फीस कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूँ, आप कुछ भी नहीं दोगे तो भी आ जाओ, लेकिन आपकी आत्मा बोलेगी कि कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, वो ऋण ऋण हो जाता है, और वो ऋण आपको मेरे अगले जन्म में चुकाना है। काय को 1000-2000 का ऋण लेके घूमे, है ना, तो शांति से आप भी जब दे के आओगे ना, तो ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है कि आप क्लास में आओगे भैया, प्रेम से आओगे, कुछ देंगे ही नहीं तो कुछ लगा ही नहीं, तो आना ही नहीं। समझ में आ रहा है, तो कुछ लगता है तो वहां पे जाते भी है कि लग रहा है, थोड़ा लगना चाहिए। भगवान भी साधना लेता है ना, 2-4 साल की साधना करवाता है, फिर प्रकट होता है। डायरेक्ट प्रकट होता है क्या? नहीं होता। तो आवश्यक है चीजों को लेकर। ठीक है, हाँ, मैं लास्ट ये ले रहा हूँ देवी प्रसाद सर का, मेरा 8 बजे मैं फिक्स छोड़ दूंगा, मेरा दूसरा सेशन है, बताइए। हाँ नमस्कार सर, सर, इंग्लिश का नोट मिलेगा तो इंग्लिश का हमको चाहिए, हिंदी ज्यादा नहीं। अंग्रेजी करना है, मेरी टीम को हाँ, बोलूंगा अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे, कन्नड़ में भी कर देंगे। ठीक है, वो ये तो जमाने ही गए अब हिंदी अंग्रेजी के, एक मशीन में बटन दबाओ सब कुछ हो जाता है, वो कोई बहुत और बड़ा इशू नहीं, नहीं है, हाँ इंग्लिश का। और हो सर जाएगा। नदिनी का पीडीएफ मिलेगा और उसका वीडियो भी मिलेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ भी मिल सर जाएगा, ठीक है। ये सर, मैं तो जब क्लास में अटेंड नहीं होगा उसके बाद हम डायरेक्ट उसको बातचीत आराम कर से कर सकते हैं आपको। लीजिएगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, कुछ भी डाउट होता है मेरे नंबर आपके पास रहेंगे, मेरे नंबर नोट डाउन कर लीजिए आप सभी मेंबर्स। कुछ भी प्रश्न आए, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, आपको पूरा सपोर्ट देने का मेरा वचन है आपको, ठीक है। नहीं मैं सर, सपोर्ट दूंगा आपको। बाद में नंबर नहीं उठाते हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, बोल देते हैं ना क्यों नहीं नंबर। उठाएंगे, उठाएंगे ठीक है सर। आप। हाँ, आप बिल्कुल बने रहिए साथ में, अभी अश्विन सर हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, क्यों नहीं उठाते हैं। हम तो खुश होते हैं कि स्टूडेंट ने फोन किया, सीखने के पर्पज से आप गुरु शिष्य भाव से फोन करेंगे, आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे, ठीक है सर।
सर आपका नंबर सर, नंबर नंबर डाल दिया मैंने चैट बॉक्स में, डाल दिया सर। 7566 722 730। ठीक है, 7566 नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, दीपांकर सर। हाँ, नमो नमः महोदय। नमो नमो सर। दिगंबर मुड़ेगांवकर अंबादोगाई। यस सर, पहचान लिया, हाँ, आपका नाम ही हाँ, काफी है। सादर सादर वंदन आचार्य जी। आप संस्कृत के प्रोफेसर हैं, एम आई हाँ राइट? हाँ हाँ, धन्यवाद महोदय। जी हाँ, सर, मेरी मेरी पत्नी करेगी यह क्लास। बिल्कुल, भेज दीजिए आंटी जी हाँ को, ठीक है। चलेगा। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, हाँ चलिए सर, आ ठीक है, जाइए। सादर आप मुझे नमस्ते। जानते ही हो, सभी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ पे अधिकतर। हाँ सर, हाँ सर, आ जाइएगा, ठीक है। हाँ हाँ ओके, सर, मिलते हैं हाँ अपन थैंक यू। कल, वापस हाँ, मिलेंगे। सर नमस्ते सर का पूरा नेम, सर का पूरा नेम, क्या हुआ? महोदय। सर का फुल नेम सर। राहुल माहेश्वरी राहुल जी। माहेश्वरी। राहुल राहुल माहेश्वरी सर, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं भैया जी। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद ज्वाइन सर। कीजिए सर, मस्ट ज्वाइन कोर्स है, आनंद आने वाला है आप सबको। छोड़ना नहीं, बहुत महीनों बाद निकालते हैं सर, किसी को नहीं छोड़ना है कोर्स। पहले 1.5 साल बाद आया था, इस बार 4 महीने में आ गया है। ठीक है, चलिए, तो आ जाइए, मिलते हैं। मेरा नंबर आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। कल हमारा वापस से क्लास रहेगा फिक्स 6 बजे। फिर वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी है, गुरुजी भी बिजी रहेंगे, आप भी बिजी रहना। 7:30 बजे तक मैं फ्री कर दूंगा। हम सभी आशा करेंगे भारत जीते, और आप सभी ज्योतिर्लिंग जो कोर्स अवश्य ज्वाइन करें। ये आपकी आत्मा और परमात्मा की जानने के लिए बहुत जरूरी है। हम बहुत कुछ सीख लेंगे आज इस ज्योतिष के फील्ड में, बहुत मजा आने वाला है। आज जो भी ऑफर में ज्वाइन कर रहे हैं, 3333 पेमेंट करना है। ग्रुप में आपको 46 रुपये मिलेगा। हाँ, 46 का पेमेंट आएगा, आपको डालना नहीं है, आपको सिर्फ 3333 ही डालना है। आप सभी के लिए ऑफर है आज के लिए, ठीक है। तो मिलते सर हैं लिंक कल लिंक वापस। सर, मनी लिंक, क्या मनी का लिंक। आप ग्रुप में हैं हमारे सर? हाँ है तो। आप पेड ग्रुप में हो ना हमारे 7-8 मार्च वाले में? हाँ है। वहां पे मैं भेज देता हूँ, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए, नमस्कार नमस्कार। सर, जय जय श्री श्री श्याम। राम। जय श्री राम। जय श्री राम।